चकराता से शुरू करो, सर्वे और पिथौरागढ़ तक पहुंचो, 3000 स्कूलों में ताले लग गए हैं। कैसे होगा? जो एजुकेशन से वंचित रह रहा है उसके लिए क्या प्लान है? कोई प्लान नहीं है। और आप कह रहे हैं कि हमारा मॉडल नेपाल जाएगा। आपने अपने मोर्चा के लोगों के लिए भी क्राइटेरिया फिक्स कर दिया होगा, भाई अगर लोगों को कॉन्फिडेंस दिलाना है तो अपने बच्चों को सरकारी स्कूल में पढ़ाओ। शुरुआत तो ऐसा है कि आधे 1 साल में मेरी भी शादी हो जाएगी और बच्चे मैं आने होने वाला था। और इसकी शुरुआत अपने आप में अपने बच्चे से करूंगा कि एक सरकारी स्कूल में उसको पढ़ाया जाए। आज मैडम डांटने वाली है आपको कि तुमने मुझसे बिना पूछे इतना बड़ा डिसीजन नहीं कैसे ले नहीं, लिया। ऐसा है। वो तो कही कि आपने यहीं से अभी से अपने मन से आपने डिसीजन लेने शुरू कर दिए, लेकिन आज थोड़ा आपको थोड़ा घबराहट हो रही। नहीं, बोल नहीं, तो नहीं, दिया ऐसा- मैंने ऐसा बिल्कुल कि नहीं। मैडम थोड़ी देर में ऐसा बिल्कुल- पॉडकास्ट देखने के बाद मुझे फोन ना करे, तुमने मुझसे तो जिक्र भी नहीं किया। ऐसा बिल्कुल नहीं है, परंतु वास्तविकता है। तो बॉबी भाई ये तो बताओ यार, प्यार कैसे हुआ? अरे सर वो नहीं अब बताओ ना, इट्स वेरी इंटरेस्टिंग। अब बताना चाहिए ना, अब इसमें क्या है? अब आप पब्लिक फोरम में है, थोड़ा बताइए ना। अब तो इनिशिएट किसने किया? हमने किया। आपने किया। हाँ। क्या बोला आपने? अरे सर बॉबी पवार पेपर लीक में बहुत एग्रेसिव थे, जमीन में लड़ाई लड़ रहे थे, लेकिन वो बॉबी पवार जब भूमि कानून बनाने की बात आती है उतने एग्रेसिव नहीं दिखाई देते। ऐसा क्यों? कि ऐसा तो नहीं आप क्योंकि चकराता से हैं, वहां पर लैंड सेफ है इसलिए आपने कहा छोड़ो मुझे क्या लेना देना। तो आप कह रहे हैं कि जो उत्तराखंड स्वाभिमान मोर्चा है ये उत्तराखंडियत के लिए लड़ेगा। वर्तमान समय में देश और प्रदेश में भाजपा जैसी पार्टी शासन कर रही है। हमने बहुत सी चीज़ें झेली है। हमने वो चीज़ें भी झेली है कि जब बहुत से ऐसे दबाव इनके द्वारा दिए गए कि जहाँ पर इंसान के मन में केवल 2 ऑप्शन आते हैं, मरूं या जीऊं। आपकी मदर ने कभी नहीं कहा कि इतनी सरदर्दी क्यों ले रहे हो जीवन में, कुछ नौकरी वोकरी कर लो, अपना जीवन चलाओ? नमस्कार, आप देख रहे हैं देवभूमि डायलॉग का पॉडकास्ट। मैं हूं रमेश भट्ट। पॉडकास्ट में आज बात करेंगे उत्तराखंड की राजनीति को लेकर, 2027 के चुनाव को लेकर, और सबसे महत्वपूर्ण बात, क्या बॉबी पवार 2027 के चुनाव में कुछ बड़ा उलटफेर कर पाएंगे? हमने आज पॉडकास्ट स्टूडियो में आमंत्रित किया उत्तराखंड स्वाभिमान मोर्चा के अध्यक्ष बॉबी पवार भाई को। बहुत धन्यवाद बॉबी भाई। बहुत बहुत आभार आपका। और आजकल बहुत एक्टिव नहीं दिखते बॉबी पवार भाई, बीच में सोशल मीडिया में आप बहुत एक्टिव दिखते थे, कि ऐसा तो नहीं आजकल अंदर खाने आप तैयारी में लगे हुए हैं? नहीं, देखो तैयारियां अंदर खाने भी करनी पड़ती है और लोगों को जो दिखे वो भी करनी पड़ती है। परंतु अब उत्तराखंड स्वाभिमान मोर्चा का गठन हुआ है तो उसके ढांचे को कैसे खड़ा किया जाए, उसको कैसे सक्रिय किया जाए, कैसी उसकी रूपरेखा होगी, आजकल उसमें पेन और कॉपी लेके और जगह जगह छोटी छोटी मीटिंगें करके उसमें आजकल लगे हैं। बट आपको लगता है बीजेपी, कांग्रेस जो इतनी पुरानी पार्टियां हैं, उनके सामने आप इस मोर्चे को खड़ा कर पाएंगे? देखिए, मुश्किल ज़रूर है पर नामुमकिन नहीं है। कोई भी पार्टी हो, कोई भी सत्ता हो, भले ही कितनी भी पुरानी हो, पर समय के साथ ये सृष्टि का नियम है कि बदलाव होता है और हम प्रयास कर रहे हैं। हो ना हो हमारे प्रयास करने से बदलाव हो जाए, या हो ना हो हमारे बाद जो और प्रयास करे इसी लाइन पे वो बदलाव कर पाएँ, पर बदलाव ज़रूर होगा। कांग्रेस का भी इतिहास आज़ादी के पहले से ही रहा है और देखा बाद में कि कितने नीचे ग्राफ उनका आया है। और भाजपा जो 1 या 2 सांसद जिनके पहले आए थे, 2 थे, तो आज वो देखो पूरे देश में परचम लहरा रही। तो ऐसा नहीं है, अगर जनता के अनुरूप हम काम करेंगे, हमारे लोग काम करेंगे तो निश्चित तौर पर जनता स्वीकार करेगी। और राजनीति में सबसे बड़ी बात है कि स्वीकार्यता, अगर आपकी स्वीकार्यता है तो समझो काम हो गया। बॉबी भाई, अगर आप ओवरऑल उत्तराखंड की हिस्ट्री देखें तो ये डोमिनेटेड बाय या तो कांग्रेस है या बीजेपी है, तो तीसरे फ्रंट के लिए कभी कोई जगह दिखी नहीं, मतलब वो स्कोप दिखा नहीं। तो आप लोग को कैसे लगा कि नहीं, तीसरे विकल्प की यहाँ पर जगह है और आप लोग उस विकल्प बन सकते हैं? ये उत्तराखंड में ये वास्तविकता है कि आज तक उत्तराखंड राज्य गठन के बाद से समय समय पर एक बार कांग्रेस, एक बार भाजपा, और हाल ही में भाजपा रिपीट हुई है। परंतु जो मुद्दे और जो पीड़ा वर्तमान समय में इस उत्तराखंड प्रदेश के जन जन के दिल में है, हृदय में है, तो कहीं ना कहीं उससे वास्तविक रूप में ये पता लगता है कि जो वैक्यूम प्रदेश के अंदर है वो चाह रहा है कि कोई उत्तराखंडियत पे बात करने वाला, कोई उत्तराखंड के मुद्दों पे लड़ने वाला संगठन हो, दल हो, वो आगे आए। देखिए, बात ये भी है कि कांग्रेस भाजपा को बारी बारी से इसलिए जिताया जा रहा है कि उनके पास कोई ऑप्शन नहीं है।
भले ही ऑप्शन यूकेडी के रूप में था, पर यूकेडी ने जिस प्रकार से अपनी विश्वसनीयता को जनता के सामने खोया था, वो आज तक उसको भर नहीं पाए, उन घावों पर मरहम नहीं लगा पाए। तो आपने कभी नहीं सोचा कि आप यूकेडी की तरफ से आए, बिकॉज यूकेडी एक इस्टेब्लिश थी और लोगों के जहन में चाहे कुछ भी हो, रिकॉग्नाइज पार्टी तो थी। तो आपको नहीं लगा कभी कि क्यों ना ये हमारा पुराना दल है जिसने उत्तराखंड आंदोलन में ले संघर्ष किया, इसी को आगे बढ़ाया जाए, इसी में कुछ किया जाए? देखिए, दो चीज़ें होती हैं। यूकेडी के राज्य आंदोलन से समय और अभी तक की बात की जाए तो यूकेडी के भीतर क्रांतिकारी लोग हैं, लड़ने भिड़ने वाले लोग हैं, परंतु क्या वो क्रांति जिस प्रकार से राजनीति में आनी चाहिए, मुझे नहीं लगता कि वो उसमें कहीं ना कहीं कमी कसर रह गई है। इस उत्तराखंड को बचाने के लिए, या आप कहें कि एक अलग फ्रंट देने के लिए, राजनीतिक सोच वाले व्यक्तियों का आगे आना जरूरी है। यूकेडी में ज़रूर कुछ लोग थे, परंतु जब उस पार्टी को मैं कहता हूं कि जो शीर्ष नेतृत्व होगा उनके द्वारा एक तरीके से पूरी तरीके से केंद्रीकरण जो किया गया, लोगों को पावर्स नहीं दी गई या लोगों को अवसर नहीं दिया गया जो करना चाहते थे, तो मुझे लगता है कि, या फिर कभी कभी आरोप लगे कि भाई किसी पार्टी के लिए स्लीपर सेल के रूप में या उस तरीके से काम किया, तो ये जो सारे आरोप है इनको अपने आप से साफ करना बहुत आसान चीज़ें नहीं आप कह रहे हैं क्योंकि यूकेडी ने एक स्लीपर सेल के तौर पे काम किया, इसलिए उसने अपने इस राज्य में अपनी विश्वसनीयता खो दी, इसलिए वो दोबारा कभी नहीं आ पाई, इसलिए आपने यूकेडी ज्वाइन की। ये मैं नहीं कह रहा हूँ, ये पूरा प्रदेश कह रहा है। और वास्तविकता भी है कि जब वो यूकेडी कुछ विधायक जब जीत के आए और उसके बाद फिर सरकार को चलाने में जो भूमिका निभाई, और उसके बाद जब चुनाव सरकार जब ख़त्म हुई, तो उसके बाद जब नेक्स्ट गवर्नमेंट आनी थी, नेक्स्ट चुनाव था, तो जब यूकेडी के ही जो राष्ट्रीय अध्यक्ष है या केंद्रीय अध्यक्ष है, अगर वो ही किसी नेशनल पार्टी के सिंबल पर जाकर लड़ जाए तो फिर विश्वसनीयता तो ख़त्म होगी। और बात ये नहीं है, यूकेडी से भी बात की जाएगी, अन्य जो क्षेत्रीय दल है उनसे भी बात की जाएगी, बस शर्त है कि उत्तराखंडियत उनके जुबान पे नहीं, उनके हृदय में होनी चाहिए। और उस बात पर पूरा जोर दिया जाएगा, उस बात का पूरा जड़ें खोदी जाएंगी कि क्या उत्तराखंडियत केवल जुबान पे है। जैसे नेशनल पार्टी में भी कई लीडर हैं, अच्छे पदों पर रहे हैं, मुखिया रहे हैं, तमाम प्रकार के लोग हैं, तो उत्तराखंडियत जुबान पे हैं, परंतु क्या हृदय में उत्तराखंडियत है? नहीं, तो वो आप चेक कैसे करेंगे? ये चेक हो जाएगा, हमारी जो टीम है वो उसको चेक करेगी। आपने ऐसा पैमाना रखा है कि भाई जुबां पे उत्तराखंडियत या दिल में उत्तराखंडियत कैसे पता लगेगी? बिल्कुल, वो जो नियत है, जब कुछ हमारे कैंप लगेंगे, जब प्रशिक्षण शिविर जब लगेंगे भविष्य में इस उत्तराखंड स्वाभिमान मोर्चा के, तो उसमें ऐसा पाठ्यक्रम होगा कि निश्चित तौर पर वो सारी चीज़ें, क्या नियत है, किस उद्देश्य के साथ वो शिविर में सम्मिलित हुए हैं, वो सारी चीज़ें दूध का दूध और पानी का पानी होना है। तो कांग्रेस के वरिष्ठ नेता हरीश रावत कहेंगे कि इन लोगों ने मेरी उत्तराखंडियत मेरे से छीन ली, क्योंकि उत्तराखंडियत तो मेरा कॉन्सेप्ट था। नहीं, देखिए, कॉन्सेप्ट उनका था, उन्होंने, मैं मानता हूँ इस बात को कि उन्होंने कई बार इसको दोहराया है और वो बार बार बोलते रहते हैं, और इसमें भी कोई दो राय नहीं है कि वो चाहे उत्तराखंड के जो संस्कृति है, यहाँ के चाहे पकवान हो, यहाँ के तमाम प्रकार की जो और चीज़ें, उसको प्रचारित प्रसारित भी करते रहते हैं। पर उत्तराखंडियत के लिए अपने कार्यकाल में हरीश रावत जी के द्वारा ऐसे क्या काम किए गए जिससे कि उत्तराखंडियत बच सके? उत्तराखंडियत केवल एक शब्द नहीं है, यहाँ की संस्कृति है, यहाँ की सभ्यता है, यहाँ का जो वास्तविक रूप में आज जो छीना जा रहा है, रोजगार है, यहाँ की प्राकृतिक जो संपदाएं हैं उन पर अधिकार की बात है, जल जंगल ज़मीन की बात है, तो ये सारी चीज़ें जब मिलती है तो उत्तराखंडियत हम उस चीज़ को कहेंगे। परंतु क्या इस पर काम हुआ है, नहीं हुआ है, ये आज भी सवाल हम सबके सामने है, प्रदेश की जनता के सामने है। उत्तराखंडियत है क्या? देखिए, उत्तराखंडियत क्या है हम समझ सकते हैं। उत्तराखंडियत ये है कि आज जिस प्रकार से इस प्रदेश में लूट खसोट हो रही है, पर क्या उत्तराखंडी उसका लाभ ले पा रहा है उस पैमाने पर, जिस पैमाने पर वो ले सकता था या लिया जाना चाहिए था? आज तो हमने देखा है कि ऋषिकेश चुनाव की बात करें, जब 1950 की अधिसूचना जारी होती है, राष्ट्रपति अधिसूचना, उसमें साफ तौर पर ये लिखा जाता है कि भाई जो व्यक्ति 1950 में जिस जगह पर है या जिनका जन्म नहीं हुआ है, उनके माँ बाप जब 1950 में जहाँ हैं, वो उस जगह पर ही भविष्य में आरक्षण का लाभ ले पाएंगे। संवैधानिक स्थिति क्लियर है? संवैधानिक स्थिति क्लियर है। ये केवल यहीं एक ऋषिकेश वाला सिंगल एग्जाम्पल नहीं है,
हजारों हजारों लोग इस तरीके से सरकारी विभागों में हमारे उत्तराखंड के लोगों का हक मारा है। तो क्या हम उस उत्तराखंडियत को बचा पा रहे हैं जो हमारे हृदय में पीड़ा है? नहीं बचा पा रहे हैं। आज यहाँ के जल, जंगल, ज़मीन पर किसका अधिकार है? क्या वो चीज़ें हमें मिल पा रही है? आज यहाँ की संस्कृति के लिए प्रचार प्रसार कितना हो पा रहा है और किन के द्वारा हो पा रहा है? क्या ये केवल एक इन लोगों ने, जो गांव में बैठा हुआ एक कलाकार है, जो बहुत पुराने वाद्य यंत्र जिन्हें हम कहेंगे, जो उनको सुरक्षित रखने वाले जो लोग थे, क्या उनका उत्थान हो पा रहा है? क्या आज जो बागवानी, कृषि और तमाम पुराने ऐसे हमारे पारंपरिक जो चीज़ें हैं, वो खेती, पारंपरिक खेती हो या पारंपरिक नृत्य हो या पारंपरिक और सारी चीज़ें हो, क्या उनका ख्याल सरकार रख पा रही है? क्या उनको उचित माध्यम से यहाँ तक ला पा रही है, सम्मान मिल पा रहा है? वो बहुत सारे प्रश्न हैं। सारी ये उत्तराखंडियत है, पर उत्तराखंडियत केवल जुबान पे नहीं, हृदय में जिस दिन होगी और जिसके होगी, निश्चित तौर पर उत्तराखंड के लिए लड़ेगा और उत्तराखंड आगे बढ़ेगा। तो आप कह रहे हैं कि जो उत्तराखंड स्वाभिमानी मोर्चा है ये उत्तराखंडियत के लिए लड़ेगा। बिल्कुल। आप कह रहे हैं कि हमने माइन्यूट से माइन्यूट इशू पे ध्यान दिया है और हम सारे बड़े इश्यूज पे जो आपकी राय है, ये जो आपकी सोच है, आपके मोर्चे की सोच है, वो क्लियर करेंगे। देखिए, उत्तराखंड स्वाभिमान मोर्चा इसलिए नाम रखा गया है कि ये उत्तराखंड के स्वाभिमान की लड़ाई है। क्या आज उत्तराखंड में रहते हुए उत्तराखंडियों का जो स्वाभिमान है उसे बार बार ठेस पहुंचाई जा रही है? वो कई भी बहुत सारी घटनाएं हैं एग्जाम्पल के तौर पे। तो ऐसा ना हो कि भाई ये सारी चीज़ें चलती रही, 25 वर्षों में ये चीज़ें चलती रही और आज भी अगर उत्तराखंड के लोग नहीं संभले, नहीं जागे, तो निश्चित तौर पर ये राज्य हाथ से निकलने वाला। बट बॉबी भाई, आप पे विश्वास क्यों करें? मतलब मान लीजिए वो कहेंगे एक और पार्टी बन जाएगी, वो भी कांग्रेस बीजेपी बन जाएगी, तो आप पे विश्वास क्यों करें? कुछ तो क्रेडिबिलिटी, कुछ तो विश्वसनीयता या कुछ तो आपके पास एजेंडा होना चाहिए जो आप लोगों को कन्विंस कर सके कि साहब ये जो मोर्चा है ये आपके मुद्दों के लिए लड़ेगा, ये इसकी सोच ये है, ये उत्तराखंड को आगे ले जाने के लिए क्या कहेगा। देखिए, हम तो नहीं बोल रहे कि हम पे विश्वास करिए। हम लोगों ने जो काम किया है व्यक्तिगत तौर पे, हमारे द्वारा, हमारे संगठन के द्वारा, जो पूर्व में रहे हैं, बेरोजगार संघ के मंच के माध्यम से हम लोगों ने जो प्रयास किए हैं, अलग अलग मंचों के माध्यम से जिन लोगों ने प्रयास किए हैं, वो अगर एक जगह पर आने के लिए तैयार हैं, और हम नहीं कह रहे कि आप तुरंत हम पे विश्वास करिए। आप उत्तराखंड स्वाभिमान मोर्चा जब अपना कार्य शुरू करेगा, उनकी कार्यशैली देखिए, उनकी कार्य क्षमता देखिए, तमाम प्रकार की चीज़ों पर जब आपको लगेगा, उत्तराखंड की जनता को लगेगा, तो आप विश्वास करिएगा। क्योंकि ये बात बिल्कुल सत्य है कि आप कहेंगे कि एक और दल आ गया है या एक और संगठन आ गया है, क्योंकि पहले से भरमार है। परंतु विश्वास के लिए बहुत सी चीज़ें हैं, जो क्राइटेरिया विश्वसनीयता का होगा, उस पर अगर उत्तराखंड स्वाभिमान मोर्चा खरा नहीं उतरता है अपनी कार्यशैली को लेकर, कार्य क्षमता को लेकर, तो निश्चित तौर पर उसे नकार दिया जाना चाहिए। पर हमारी कोशिश है कि हम वो करेंगे और एक ऐसा मॉडल इस उत्तराखंड में स्थापित करेंगे जो कि इस उत्तराखंड को कहीं ना कहीं सुरक्षित रख सके। तो मान लीजिए बॉबी बवार ने, चलो आप अपनी गारंटी ले सकते हैं, जो बाकी लोग आपके साथ जुड़े उनको आपने बताया कि साहब सबसे पहले वो कहते हैं परोपदेश कुशल बहुतेरे, बी द चेंज व्हाट यू वांट टू सी इन द वर्ल्ड। तो वो क्या आपने अपने लोगों को बताया कि भाई खबरदार, हमारी ये लक्ष्मण रेखा है, ये क्रॉस नहीं होनी चाहिए? बिल्कुल, लक्ष्मण रेखा तय होगी और तय है। उस लक्ष्मण रेखा के भीतर कार्य करके इस प्रदेश का भला करना है। व्यक्तिगत रूप से अगर भला लेना होता या फ़ायदा लेना होता तो निश्चित तौर पर आज भी सारे रास्ते खुले हैं और ले सकते हैं। ऐसा नहीं है, अगर व्यक्तिगत तौर पर व्यक्तिगत स्वार्थ को देखते हुए अगर करनी है चीज़ों को, तो आसानी से चीज़ें हो जाएंगी। पर वास्तव में हमारी प्राथमिकता राज्य है और राज्य के लिए हो सकता है कि हम प्रयास कर रहे हैं, हमें उसका लाभ मिले ना मिले, हमें वो फल मिले ना मिले, परंतु हमारे साथ के जो लोग हैं वो निरंतर अगर प्रयास करते रहेंगे तो एक दिन निश्चित तौर पर ये उत्तराखंड की जीत होगी और इस उत्तराखंड को बचा पाएंगे। तो आपका आत्मविश्वास, जो लोकसभा में आपको समर्थन मिला जनता का, उसने आपके आत्मविश्वास को एक नई दिशा दी है और आप कॉन्फिडेंट है कि 2027 पे बॉबी पवार विधानसभा में दिखेंगे? देखिए, निश्चित तौर पर चुनाव जब लड़वाया गया हमसे युवाओं के द्वारा और कुछ और लोगों के द्वारा जिन्होंने कहा कि आपको लड़ना है, तो उस चुनाव लड़ने के बाद एक आत्मविश्वास जगा है और ये चीज़ें भी दिखी है कि अगर जनता के सामने विकल्प होगा तो जनता कांग्रेस भाजपा से हटकर भी वोट कर सकती है। बट वो लोकसभा का चुनाव था। नहीं, मैं अब समझ 2027 में विधानसभा का चुनाव, बड़ा अंतर है दोनों में। वो लोकसभा का चुनाव था, उसके बाद उपचुनाव केदारनाथ हुआ,
हम लोगों ने प्रयास किए, भले ही समय ज़्यादा ना मिला हो और भले ही उपचुनाव की पुराना इतिहास रहा हो उपचुनाव में कि जब भी उपचुनाव होते 12-13 हजार तो वहाँ मिलते ही है नहीं, ना। जब भी उपचुनाव होता है तो उपचुनाव में पार्टी के इतर हटकर बहुत कम वोट पड़ता है, ये पुराना इतिहास है। पर उपचुनाव में भी इतनी बड़ी नहीं मात्रा तो में आप कुलदीप रावत को देख लीजिए, वो तो 2 बार कितने सारे वोट लेके आए। उससे पहले जो निर्दलीय वो भी वोट लेके आए। कुलदीप रावत बीजेपी में चले गए और जो विधायक अभी नौटियाल जी बनी है वो बीजेपी में है, तो ये सारा वोट तो उधर फिर शिफ्ट होना चाहिए था। पर नहीं, जनता चाहती है कि विकल्प अगर मिलेगा तो जनता वोट करेगी। उसके बाद निकाय की आप बात कर लीजिए, हमने ऋषिकेश से शुरू किया और पूरा मुनस्यारी तक गई, कम से कम 6 से 7 अध्यक्ष जीत के आए निर्दलीय रूप में, और आज भी डंके की चोट पे वो लोग कहते हैं कि हम जीत के आए हैं और इसी परिपाटी पे आगे बढ़ेंगे। आपने उनको उत्तराखंडियत की घुट्टी पिलाई है? नहीं, उत्तराखंडियत की घुट्टी तो पिलाई है, परंतु बात ये भी है कि जनता के सामने अगर विकल्प होगा और जिस पे जनता विश्वास कर सके तो निश्चित तौर पर कांग्रेस और भाजपा से हटकर जनता वोट करने के लिए पर तैयार बॉबी है। भाई, विकल्प होना एक अलग बात है, वोट कटवा होना एक अलग बात है। अब कांग्रेस पार्टी कहती है केदारनाथ में वो उन्होंने बहुत शानदार प्रदर्शन किया, लेकिन उन्होंने कहा इन्होंने हमारे वोट काट दिए, हमारी जीत सुनिश्चित थी लेकिन ये आए और इन्होंने वोट काट दिया, उनको बीजेपी ने बैक एंड सपोर्ट दिया। कांग्रेस के जब मुख्य चुनाव हुए थे 2022 में, कांग्रेस के जो कैंडिडेट है उनको लगभग 12,000 या 13,000 के आसपास वोट पड़े हैं, और जब उपचुनाव लड़ा है तो कांग्रेस के वोट में 5,000 की बढ़ोतरी हुई है। तो जो कांग्रेस को पड़ा था, कांग्रेस का वोट तो कटा नहीं, कांग्रेस का वोट तो कटा नहीं अगर आंकड़े देखे जाएं। तो वोट कटवा वो साबित होते हैं जो बिल्कुल ही बहुत कम मार्जिन जिनका होता है या बहुत ज़्यादा कम वोट जिन्हें पड़ते हैं, जिसे जमानत जब्त कहते हैं। पर जमानत जब्त तो हुई नहीं और वो प्रयास है। देखिए, तो आप कह रहे हैं ये सारे इंसिडेंट आपको आत्मविश्वास दे रहे हैं कि नहीं, थर्ड फ्रंट के लिए एक बड़ा मौका है उत्तराखंड में? बिल्कुल बहुत बड़ा मौका है, और मुझे लगता है कि ये वैक्यूम जो वर्तमान समय में है, ये अगर उत्तराखंड की जनता इसको नहीं समझेगी तो भविष्य में आने वाले 25, 30, 40 साल तक फिर ऐसा वैक्यूम नहीं आएगा। तो आपने होमवर्क किया होगा, कितनी सीटों पे आप फाइट करेंगे? हम ये तो नहीं कह सकते कि कितने सीटों पर करेंगे, परंतु हाँ, जिन सीटों पे भी करेंगे, जिन सीटों पे भी करेंगे चुनाव के तरीके से लड़ेंगे। और ये आपने जो अभी शब्द कहा है वोट कटवा वाला, जो ये बिल्कुल नहीं होगा। जिन सीटों पर लड़ेंगे बड़े निर्णायक लड़ेंगे। निर्णायक लड़ेंगे। बॉबी पवार की सीट से लड़ेंगे? तो बॉबी पवार तो अपनी सीट से लड़ेंगे, अपनी पैतृक सीट। पैतृक सीट बताइए ना। पैतृक सीट चक्राता है और चक्राता से लड़ेंगे। चक्राता के लोगों से आप मिल रहे हैं आजकल, मैं देख रहा हूँ आप वहाँ पर रहते हैं, फील्ड पे टाइम दे रहे हैं, तो उनसे आपको क्या समझ में आ रहा है? एक इनर सेंस भी तो पता लगता है ना कि मैं सही रास्ते में जा रहा हूँ या नहीं जा रहा हूँ। देखिए, समाज के भीतर बहुत से सोच वाले व्यक्ति होते हैं, बहुत विचार होते हैं। कई लोग कहते हैं भाजपा में आ जाओ, कई लोग कहते हैं कांग्रेस में आ जाओ, कई लोग कहते हैं कि अलग बना लो, या तमाम प्रकार की चीज़ें। परंतु हाँ, जो एक नई जनरेशन है, जिन लोगों ने बहुत सी चीज़ों को झेला है, बेरोजगारी से लेकर तमाम प्रकार के जो सरकार के द्वारा उनके साथ जो चीज़ें की गई या जो समस्याएं लंबे समय से आ रही है, वो चीज़ें जब जिन परिवारों ने, जिन नौजवानों ने या जिस व्यक्ति ने झेली है, वो इस बात को समझ पा रहा है कि अब बदलाव की ज़रूरत है। और उनको ये भी समझ आ रहा है कि लंबे समय तक किसी व्यक्ति को पद पर बिठाए रखना वो समाज के लिए घातक है। भले ही नए व्यक्ति को चुनो, अगर काम नहीं करता उसे 5 साल में हटा दो, परंतु कभी भी लंबे समय तक अगर व्यक्ति को चुनकर वहाँ पर बिठाया जाए तो ये समझ आ रहा है कि वो समाज के लिए घातक है, व्यक्ति विशेष के लिए घातक। तो आपका ये संदेश प्रीतम सिंह जी के लिए है? साफ तौर पर सभी के लिए है, जिन्होंने अपनी सीटों को पारिवारिक सीट बना लिया है। वो केवल एक सीट नहीं है, उत्तराखंड प्रदेश में बहुत सी सीटें हैं जिन्होंने अपने बच्चों का भविष्य सेटल करने के लिए कई प्रकार की जो चीज़ें हैं, कई सीमाएं, कई लक्ष्मण रेखाओं को लांघ जाते हैं। वो सारा मैसेज उन सबके लिए भी है। आप कह रहे आने वाले सुने में चक्राता में आप ये सारे विषय रखने जा रहे हैं कि परिवारवाद को छोड़ना होगा? देखिए, परिवारवाद तो एक बड़ी लड़ाई है ही, और परिवारवाद पे शुरू में जब भाजपा आई तो उन्होंने भी इस बात को कहा था, परंतु कई जगह इन बातों का उल्लंघन हुआ है। तो निश्चित तौर पर परिवारवाद तो परिवारवाद है, वो भाजपा करे, कांग्रेस करे या भविष्य में हम करें। इस परिवारवाद के लिए समाज को खड़ा होना पड़ेगा, क्योंकि इस परिवारवाद के चक्कर में समाज के बीच में रहकर एक गरीब से गरीब व्यक्ति का अगर बच्चा काबिलियत रखता है, अगर उसके अंदर क्षमता है, तो उसको भी अवसर मिलना चाहिए। तो एक चीज़ बताइए कि कुछ बड़े इश्यूज़ में अब आपके सामने रखता हूँ, जैसे
बॉबी पवार पेपर लीक में बहुत एग्रेसिव थे, ज़मीन में लड़ाई लड़ रहे थे, लेकिन वो बॉबी पवार जब भूमि कानून बनाने की बात आती है उतने एग्रेसिव नहीं दिखाई देते, ऐसा क्यों? ऐसा नहीं है, हम भूमि कानून में भी थे और आप देहरादून से लेकर हल्द्वानी तक की ऐसा तो नहीं आप क्योंकि चकराता से हैं, वहाँ पर लैंड सेफ है इसलिए आपने कहा छोड़ो मुझे क्या लेना देना? नहीं, लैंडस्केप की अगर लड़ाई है तो ये पूरे प्रदेश की लड़ाई है। आप चक्राता की बात कर रहे हैं, ये तो वहाँ के स्थानीय जो जनप्रतिनिधि हैं, जो विधानसभा के अंदर बैठे हुए हैं, ये तो उनको सोचना पड़ेगा कि चक्राता जनजातीय क्षेत्र होने के बाद भी चक्राता के भीतर बाहर के व्यक्ति कैसे भूमि ले पा रहे हैं, लीज में कैसे ले पा रहे हैं, जबकि वहाँ तो लीज का भी कोई प्रावधान नहीं है। वहाँ ले रहे हैं लोग? बिल्कुल ले रहे हैं। तो समय के साथ आपके सामने, इस उत्तराखंड की जनता के सामने वो तथ्य रखे जाएंगे कि जिस चक्राता को आप सेफ बता रहे हैं, उन चक्राता में दिल्ली वालों के होटल बन गए हैं, 5 स्टार होटल बन गए, जहाँ एक एक रात के 50-50 हज़ार रुपये एक कमरे के लिए जाते हैं। तो ये कैसे हो रहा है? बिना स्थानीय विधायक या बिना स्थानीय जनप्रतिनिधि के तो ये संभव नहीं है। ये चीज़ें समय के साथ जनता के सामने आएंगी। तो मैं ये बात क्यों करूं कि अगर चक्राता सेफ है, चक्राता कहाँ सेफ है? चक्राता भी सेफ नहीं है। बात भूमि कानून की करूं तो भूमि कानून जो है वो निश्चित तौर पर इस प्रदेश में पूरे सख्ती से उसका पालन होना चाहिए और लगना चाहिए। अभी आपने 11 जिलों में लागू कर दिया है। ये क्या तुक बैठता है कि आपने 11 जिलों में लागू कर दिया, हरिद्वार और उधम सिंह नगर को छोड़ दिया, जहां हमारे प्रदेश के पास सबसे अधिक कृषि भूमि है, आपने उन जिलों को छोड़ दिया। इसलिए छोड़ा गया है कि हरिद्वार और उधम सिंह नगर का जब सर्वे किया गया तो सबसे ज़्यादा बड़े अधिकारियों और नेताओं की जो ज़मीन है उन 2 जिलों में है। जब वो खुर्द बुर्द हो जाएगी, जब वो सेटलमेंट हो जाएगा, उसके बाद वहाँ भी लागू कर दिया जाएगा। सबसे बड़ी बात एक और है कि जब 2018 में इस भूमि कानून में छेड़छाड़ हुई, उसको हटाया गया। सबसे बड़ी गलती तो वो थी। उसके बाद क्या है कि उसमें एक प्रावधान था 2018 में कि जिस उद्देश्य के लिए ये भूमि खरीदी जाएगी, भले ही उसमें अनलिमिटेड कर दिया कि भूमि खरीद लो, पर उसमें एक प्रावधान अच्छा था कि जिस उद्देश्य के लिए इस भूमि को खरीदा जा रहा है, 3 वर्ष के अंदर 3 वर्ष के भीतर, 2 वर्ष के अंदर, 2 वर्ष के भीतर उसमें उस ऑटोमेटिकली वो नहीं तो जाएगी सरकार में। अगर वो ऑब्जेक्टिव जिस उद्देश्य के लिए लिया गया उस पर काम नहीं किया। मुख्यमंत्री धामी जी बताइए कि क्या ये हुआ है? और आज भी वो प्लॉट जो लिए गए, आज भी जिस उद्देश्य के लिए लिए गए थे उसमें वो काम नहीं हुआ है। क्या वो सरकारी उसमें निहित हुआ है? नहीं हुआ है। क्यों? क्योंकि इसलिए आप पूरे प्रदेश में जाकर आप भू कानून के बड़े बड़े होल्डिंग, बड़े बड़े पोस्टर लगा रहे हैं, बड़ी बड़ी रैलियां निकाल रहे हैं। आप कभी अपने कार्यकर्ताओं से नकल विरोधी कानून जिंदाबाद और कभी भू कानून जिंदाबाद के नारे लगवा रहे हैं। परंतु ये बड़ा एक महत्वपूर्ण ये है कि ये मुख्यमंत्री धामी कहो या उत्तराखंड सरकार कहो, बातें की है, कान इधर से पकड़ो इधर से कहो, इन्होंने बड़ी डील भूमाफियाओं के साथ की है। इस बड़ी डील में ये सारी चीज़ें हुई है। और अगर सरकार सही है, अगर सरकार वास्तव में सच्ची है, तो इस बात को वो लिख के दें, श्वेत पत्र जारी करें कि भाई ये है, हमने भूमि निहित कर दी है और इसमें सरकार का कोई रोल नहीं है। पूरा सरकार का रोल है, वहाँ भूमाफियाओं के साथ कहीं ना कहीं साठगांठ हुई है और भूमाफियाओं को बचाया गया। बट कहा ये जा रहा है, और हमें ये कि साहब अगर आप ब्लैंकेट बैन कर देंगे कि उत्तराखंड में कोई भी बिहारी व्यक्ति ज़मीन नहीं खरीद सकता, तो कोई भी राज्य सरकार अपने आर्थिक संसाधनों से, खासकर अगर उत्तराखंड की बात करूँ तो तनख्वाह देने के लिए हमें कई बार कर्ज लेना पड़ता है, तो निवेश कहाँ से आएगा? निवेश नहीं आएगा, राज्य का विकास कैसे होगा? राज्य का विकास नहीं होगा तो रोजगार कैसे सृजन होगा? और जब पैसा आएगा तभी तो आप सामाजिक कार्यों में खर्च कर सकेंगे। तो ये बार बार तर्क दिया जाता है, तो दुनिया भर में ही यही फॉर्मूला आजमाया जाता है। ये बातें कहने में बहुत अच्छी लगती है। निवेश की अगर बात की जाए तो निवेश के लिए यहाँ एक बड़ा प्रोग्राम किया गया था, उसका इन्वेस्टर समिट जो की गई थी। आप ये बताइए कि उस इन्वेस्टर समिट में कितनी कंपनियां आई थी, किस किस देश से, किन किन राज्यों से लोग वहाँ पर आए थे और क्या कितने लोगों ने इन्वेस्ट किया, ये रिकॉर्ड जिस दिन जनता के सामने आएगा मैं मान जाऊँगा। लेकिन इन्वेस्ट तो करना ही पड़ेगा ना? नहीं करा ना। तो इन्वेस्ट की तो पहली, वो इन्वेस्टर कोई भी आएगा बॉबी भाई, आप कहीं भी कोई प्रोजेक्ट लगाते हैं तो सबसे पहले आप कहेंगे कि साहब मुझे ज़मीन का अध्ययन करना पड़ेगा, पहले मुझे लैंड आइडेंटिफाई करके दीजिए तभी मैं अपना उद्योग लगा पाऊंगा। तो जाहिर है जो निवेशक आएगा, कहीं भी किसी भी राज्य में आए, तो उसकी पहली शर्त ये होगी कि ज़मीन कहाँ पर है। ज़मीन ऐसी जगह पे है जहाँ पर ट्रांसपोर्टेशन सही है, उसका लॉजिस्टिक हो सकता है, उसको फ़ायदा हो वहाँ पर, तो ज़मीन तो चाहिए ही आपको। अगर आप फैक्ट्री लगाना चाहते हैं, होटल बनाना चाहते हैं, इंडस्ट्री लगाना चाहते हैं, तो आपको ज़मीन तो देनी पड़ेगी। देखिए, ज़मीन देने के साथ साथ
उसमें नियम और शर्तें हैं वो मजबूत होनी चाहिए, बिल्कुल। जो कि उत्तराखंड सरकार के तो विजन आप में, कह रहे हैं जो उत्तराखंड कि सरकार के विजन में आपको नहीं है। तकलीफ इस बात से नहीं है कि आप भी जानते हैं कि निवेश के लिए जमीन मुझे देनी होगी, तकलीफ इस बात से लेकिन है, आपको सख्ताई से जो आप नियम बना रहे हैं उसको लागू करिए। मुझे और मेरे प्रदेशवासियों को तकलीफ इस वजह से है कि भाई जो नियम और शर्तें सरकार के पास नहीं है, जो विजन सरकार के पास नहीं है, जब विजन नहीं है तो क्यों खोल रहे हो? और अगर इस प्रकार से आपने खोलना है तो निश्चित तौर पर आप पूरी शर्तें और नियम उसके कड़े रखें। जब उत्तराखंड राज्य बना तो सिडकुल की स्थापना हुई, सेलाकुई से लेकर पूरा हरिद्वार, उधम सिंह नगर तक, रुद्रपुर जो भी गया, उसमें आप ये बता लीजिए, वो रिकॉर्ड खंगाल लीजिए कि कितनी कंपनियां ऐसी आई जो यहाँ पर आई, सब्सिडी खाई, कागजों में कंपनी बनी, कागजों में बिल्डिंग बनी, कागजों में फैक्ट्री बनी और उसके बाद वो चले गए। तो क्या उन पर एक्शन कुछ हुआ? क्या कड़ाई से सारे उसका पालन किया गया? नहीं किया गया। और यही वर्तमान समय में हो रहा है। केवल जो ये कंपनी और फैक्ट्री और उद्योग लगाने की जो बात है, इसका सहारा लिया जा रहा है, इसका सहारा लिया जा रहा है, वो एक रास्ता है एंटर करने का, पर उसके बाद वो चीज़ें दिखाई नहीं दे रही है। आपने भी देख लिया कि 2018 के बाद जिस उद्देश्य के लिए जो ज़मीनें ली गई थी, आज भी उस पर वो काम नहीं हुआ है। तो सरकार इतनी अगर महान है, इतनी अगर साफ है, अगर नियत में खोट नहीं है, तो समाहित करिए। तो आपके लिए तो ये सबसे बड़ा मुद्दा है जो आप कह रहे हैं कि साहब जिन उद्देश्यों के लिए लैंड ली गई थी उन उद्देश्यों की पूर्ति नहीं की गई और उनको निहित भी नहीं किया गया। तो आपके सामने तो एक्सपोज करने का ये सबसे बड़ा मुद्दा है कि साहब हम एक एक व्यक्ति को एक्सपोज करेंगे। हम तो लगातार इन मुद्दों को उठा रहे हैं। मैंने तो जब ये इनका भू कानून नया वाला आया, जब ये नारेबाजी करवा रहे, तो हमने उस समय भी लिखा, हमारी स्टेटमेंट है, आप कई मैगजीनों में, कई अखबारों में देखेंगे, हमने साफ तौर पर कहा है कि ये चीज़ें हैं, इसका कोई बखान करने की ज़रूरत नहीं है, प्रचार करने की ज़रूरत नहीं है। और समय के साथ जिस दिन वो कागज़ों में डिटेल निकल कर आएगी, वो भी जनता के सामने प्रसारित करेंगे कि कौन वो लोग हैं। तो ये सारी चीज़ें हैं, मुद्दे हैं, मुद्दों पर लड़ेंगे, परंतु प्रदेश के लिए क्या बेहतर हो सकता है, वो जिम्मेदारी केवल मेरी नहीं है, आपकी नहीं है, या इस प्रदेश के आम जनमानस की नहीं है, वो जिम्मेदारी सरकार की भी है, सामूहिक जिन्हें चुनकर भेजा है, जिन्हें सत्ता में बिठाया है। तो वो तो बिल्कुल भी उस जिम्मेदारी का निर्वहन नहीं कर रहे हैं, बिल्कुल भी सीरियस नहीं है। अच्छा, दूसरा एक चीज़ गैरसैंण को लेके बॉबी बवार बहुत खुलकर नहीं बोलते। मैं आपको बहुत वॉच करता हूँ, तो गैरसैंण पे आपकी क्या राय है? देखिए, हम तो जिन मुद्दों को भी बोला, हम तो खुलकर बोलते हैं। गैरसैंण पर राय है, अगर स्टेट बनते समय अगर वहाँ चिन्हित की गई थी चीज़ें, तो होना चाहिए। दूसरी बात है, आप ये कहेंगे कि देहरादून का विकास रुक जाएगा, तो ये संभव नहीं है। क्यों रुकेगा? एक विकासशील जो नगर है या महानगर भविष्य में बनेगा, उसका विकास नहीं रुकने वाला। हमारे तो जो उद्देश्य है, जो विजन है, वो तो ये है कि देहरादून को तो एजुकेशन हब के रूप में विकसित करना चाहिए। देहरादून जैसा क्लाइमेट पूरे देश भर में किसी राज्य के पास नहीं है। यहाँ अगर एजुकेशन हब के रूप में, आईटी सेक्टर के रूप में इस देहरादून को विकसित किया जा सके, तो मैं तो कहूँगा कि जिस गति से देहरादून का विकास आज हो रहा है, उस 50 गुना ज़्यादा गति से भविष्य में इस देहरादून का विकास होगा। यहाँ वो स्कूल है जहाँ राहुल गांधी पढ़े, राजीव गांधी पढ़े, जहाँ प्रियंका गांधी के बच्चे पढ़ते, देश के बड़े बड़े नेताओं के बच्चे पढ़ते हैं। तो इसे एजुकेशन हब के रूप में कभी सोचा नहीं सरकार ने कि विकसित हो सकता है। ये तो बहुत अच्छे मॉडल है, पर आज प्रदेश के और स्कूलों की हालत देख लीजिए। मुख्यमंत्री धामी जी खुद जो कहते हैं कि हम तो शिक्षा पर काम करेंगे और हमारा शिक्षा का मॉडल नेपाल जाएगा। तुम्हारा शिक्षा का मॉडल कैसे नेपाल जाएगा? चकराता से शुरू करो, सर्वे और पिथौरागढ़ तक पहुँचो, 3000 स्कूलों में ताले लग गए हैं। कैसे होगा? हमारा तो पहाड़ का बच्चा हो या ग्रामीण क्षेत्र का ऐसा बच्चा हो जिसको जो एजुकेशन से वंचित रह रहा है, उसके लिए क्या प्लान है? कोई प्लान नहीं है। और आप कह रहे हैं कि हमारा मॉडल नेपाल जाएगा। बट ठीक है, अगर वो 3000 स्कूल में ताले लग रहे हैं, तो आपके मन में उन स्कूलों को रिवाइव करने की क्या सोच है? बिल्कुल, देखिए, हम तो बहुत लंबे समय से इस पर सोच रहे हैं और कुछ हद तक हमने कुछ काम भी किया है। और मैं तो कहना चाहूँगा कि अभी बहुउद्देश्यीय शिविर 5 दिन पहले जब लाखामंडल में लगा, तो मैं व्यक्तिगत तौर पे वहाँ गया निरीक्षण करने, मॉनिटरिंग करने कि जो ये इस प्रकार के आयोजन किए जा रहे हैं, इसमें कहीं ऐसा तो नहीं है कि जो हमारा जो प्रशासन है, जो मशीनरी है, सरकारी मशीनरी, उसको प्रचार प्रसार का तंत्र हमारी सरकार ने बना दिया है। क्योंकि पूर्व में भी जो लगे थे उसमें बहुत से काम नहीं हुए हैं। हम गए तो हमें खुशी हुई कि हमारे
गांव में 2 स्कूल थे। अब समझिए, पहले 2 स्कूल थे, एक प्राथमिक विद्यालय लावड़ी के नाम से, एक प्राथमिक विद्यालय दत्रोटा के नाम से, और कई वर्षों से कम 8 से 10 सालों से 12 सालों से बंद पड़े हुए हैं। पर मुझे खुशी हुई कि हम उस एक स्कूल को खुलवाने में कामयाब रहे, और इस नए सत्र में हम कुछ उसमें एडमिशन डलवाएंगे और लोगों को कहीं ना कहीं उसका प्रचार प्रसार भी करेंगे, लोगों को समझाएंगे भी कि अगर तुम अपने बच्चों को प्राइवेट स्कूलों में डाल रहे हो और फिर 2-2 घंटे तुम ट्यूशन का पैसा अलग से भी दे रहे हो, तो प्राथमिक विद्यालय में पढ़वा कर आप ट्यूशन लगवा लीजिए, तो वहीं पे वो सारी चीज़ें होगी। और मैं तो व्यक्तिगत तौर पर पूरे उत्तराखंड के जो लोग हैं उनको ये संदेश देना चाहूँगा, जिनके बच्चे अभी प्राथमिक उसमें हैं या 5वीं तक की कक्षा में, उनको कहना चाहूँगा कि जब से 2-4 बैच हमारे ये डीएलएड वाले जो गए हैं, नए बच्चे, बहुत फ्रेश बच्चे जो हैं, जिन्होंने 2-2 साल डाइट में घिसाई की है, पापड़ बेले हैं, उससे पहले टीटी भी निकाला है, बीएड भी किया है, बहुत सारी चीज़ें, तो ये बड़े वैसे मतलब क्वालिटी एजुकेशन देने वाले लोग हैं। और अगर इन पर उत्तराखंड की जनता विश्वास जताएगी, निश्चित तौर पर ये स्कूल फिर से फलेंगे फूलेंगे, ये स्कूल जिन पे ताले लगे ये खुलेंगे। और उसके साथ साथ केवल एक स्कूल बंद होने का कारण ये नहीं कि स्कूल बंद हो गया, वहाँ जो 3 या 4 स्टाफ था वो भी रोजगार घट रहा है। तो स्कूल इसलिए बंद हो रहा है क्योंकि लोग पलायन कर रहे हैं। स्कूल इसलिए बंद हो रहा है कि सरकारी स्कूलों ने अपनी विश्वसनीयता खो दी है, तो प्राइवेट स्कूलों को अपनी तरफ खींच ले रहे हैं। ये आपने बिल्कुल सही बात कही है कि विश्वसनीयता खोई है, पर विश्वसनीयता खोई क्यों है? जब किसी स्कूल में आप रेगुलर टीचर नहीं भेजोगे, जब किसी स्कूल में, मैं तो कहता हूँ कि चक्राता के दूरस्थ दूरस्थ गाँव में जहाँ भी स्कूल चल रहे हैं, सुबह देहरादून से एक गाड़ी जाती है और वो टीचर उसमें बैठकर स्कूल पहुँचते हैं, जब पहुँचेंगे तब भी लेट हो जाती है, और शाम को जब वापसी करेंगे, अप डाउन करते हैं, आप समझिए 100-100, 150 किलोमीटर अप डाउन करते हैं एक दिन में, मतलब 150 किलोमीटर जाना है, 150 किलोमीटर आना है, तो बच्चों को क्या पढ़ाएंगे? तो जो वहाँ का जो समाज होगा, जो वहाँ का गांव होगा, वो क्यों विश्वास दिखाएगा उस स्कूल पर? वो क्यों विश्वास दिखाएगा? इसका मतलब सरकार का फेलियर है, सरकार इसको सही ढंग से मैनेज नहीं कर पा रही है। आप तय करिए ना, जब नौकरी करनी है, जो 60-70 हज़ार 80 हज़ार रुपये तुम एक टीचर को दे रहे हो, ठीक है, मैं मानता हूँ उसका मेहनताना है और ठीक है, परंतु क्या उसके नियम कायदे होंगे? वो तो होने चाहिए, उसे लागू करवाना पड़ेगा। और मैंने तो कहा है, परसों शिविर में मैं मुख्य शिक्षा अधिकारी और तमाम लोगों के साथ जब बैठा, हमने वार्ता की कि विभाग प्रयास करे, हम पूरी तरह से। बट अभी आपने देखा विभाग ने कहा साहब ऑनलाइन आपको अटेंडेंस लगानी होगी, तो टीचर संगठन ने उसके लिए विरोध किया, तो ये तो गलत है, बिल्कुल गलत है। आपको बेस्ट प्रैक्टिसेस को एक्सेप्ट करना पड़ेगा। हमारे अपने घर के लोग भी टीचर है, हमारे रिश्तेदार भी टीचर है, परंतु मैं तो कहता हूँ कि इस जो ये नियम है इसका सख्ती से पालन हो, वो कोई भी टीचर हो, जब तक वो सख्ती से पालन नहीं होगा तब तक स्कूल की दशा दिशा नहीं सुधर सकती है, तब तक वहाँ क्वालिटी स्कूली क्यों, जैसे सचिवालय में सारी भाई आपको टाइम की तो रिस्पेक्ट करनी पड़ेगी ना। उसके बाद स्वास्थ्य पर जाओगे, ताले लटके पड़े हैं पहाड़ों के अस्पतालों में, वहाँ पर एक्सरे मशीन नहीं है, अल्ट्रासाउंड नहीं है, तमाम प्रकार के, वहाँ पर खून जांच की व्यवस्था नहीं है, तब क्या करोगे? तो उन सारी चीज़ों पर ये सख्ती से पालन हो, और जिन्हें लगता है कि वो पालन नहीं कर सकते हैं तो वो उस नौकरी को छोड़े। बहुत लंबी कतार है बेरोजगारों की, लग जाएंगे, बहुत योग्यतावान है और क्षमतावान है, सारे लगेंगे। तो आप कह रहे हैं स्कूलिंग के अलावा आपका जो उत्तराखंड स्वाभिमान मोर्चा है वो गैरसैंण में राजधानी बने, इसके लिए भी संघर्ष करेगा? देखिए, बिल्कुल चीज़ें हो जो भी है, मैं तो यही कहना चाहता हूँ कि अगर उस कमेटी ने दीक्षित आयोग ने अगर उस समय तय किया है तो करें, क्योंकि जब इतना इन्वेस्टमेंट कर दिया है, कई 100 करोड़ कई 1000 करोड़ अगर इन्वेस्ट कर दिया है, हमारे कुछ मुख्यमंत्रियों ने, कुछ विधायकों ने, कुछ अधिकारियों ने प्लॉट भी ले लिए हैं, तो मैं तो चाहता हूँ कि हो। आपकी अपनी सोच क्या है? अपनी सोच है, मतलब मैं चाहता हूँ कि आप अपने दिल की बात कहिए। मैं कहता हूँ कि अगर अपनी सोच ये है कि अगर वो वहाँ पर स्थापित हो जाता है, स्थायी राजधानी अगर बनती है, तो निश्चित तौर पर वहाँ की जो पूरा एरिया है, वो चमोली का एरिया हो या बगल में रुद्रप्रयाग वाला एरिया हो या और एरिया हो, डेवलप होंगे। वहाँ अच्छी स्कूलें खुलेंगी, वहाँ अच्छे हॉस्पिटल्स खुलेंगे, वहाँ पर अच्छे शोरूम्स खुलेंगे, बहुत सी चीज़ें। तो उससे क्या होगा कि एक तो सबसे बड़ा जो रोना रो रखा है सरकारों ने, पलायन, सबसे पहले तो पलायन रुकेगा,
रिवर्स पलायन शुरू होगा। पलायन शुरू होगा। और जब व्यवस्थाएं वहाँ पर बनेंगी तो निश्चित तौर पर पारदर्शिता भी आएंगी। जो इस देहरादून में रहकर जो एक तरीके से बद से बदतर स्थिति हो गई है, यहाँ क्या हो रहा है कि जो यहाँ के लोगों के रोजगार पर जो डाका डालने वाले लोग हैं, गलत तरीके से जो आरक्षण का लाभ लेने वाले लोग हैं, वो चतुर्थ श्रेणी में कुछ अधिकारियों की शय लेकर, कुछ नेताओं की शय लेकर लग जा रहे हैं। पर चतुर्थ श्रेणी में 10 से 12,000, 15,000, 18,000 रुपये सैलरी मिल रही है। क्या देहरादून जैसी जगह पर उनका गुजारा चल जा रहा होगा? वो भी बाहर से स्टेट से आए हुए व्यक्ति का नहीं, पर उनके साथ प्रॉपर्टी डीलिंग भी कर रहा है। उसके साथ जो कमीशन खोरी वाला जो एक इन्होंने चैन बना रखी है, 40% लेना है, या कोई प्रस्ताव जब जाता है उसकी स्वीकृति के लिए शासन से 10 से 15% देना होता है। ये जो सारी चीज़ें हैं, इसमें इन लोगों को इन्वॉल्व किया गया है। और विभागों के भीतर इसीलिए इन लोगों को इन्वॉल्व किया जाता है कि इन पर जो इनके जो नियमावली होती है कर्मचारियों की, तो वो इन पे लागू नहीं होती है, क्योंकि अस्थायी होते हैं। तो इसलिए इनसे ये काम करवाए जाते हैं, वसूली एजेंटों को तरफ पे काम करवाए जाते हैं। तो हम तो चाहते हैं कि देहरादून को तो एजुकेशन हब के रूप में विकसित किया जाना चाहिए। अगर सरकार इसको उचित समझे तो इसके लिए प्रयास शुरू कर दे, और अगर नहीं समझती है तो निश्चित तौर पर हमें मौका मिलेगा, या हमारे जैसे सोच वाले लोगों के लिए मौका मिलेगा, तो निश्चित तौर पर इस देहरादून को वास्तव में एजुकेशन हब के रूप में विकसित किया जाएगा, आईटी सेक्टर के रूप में इसे विकसित किया जाएगा। क्योंकि यहाँ का जो इन्वायरमेंट है, यहाँ के जो सुरक्षा की दृष्टि से जो सारी चीज़ें हैं, वो पूरे देश में कहीं नहीं हो सकती। एक चीज़ और बताइए बॉबी भाई कि हमारे लिए पहाड़ का सबसे बड़ा चैलेंज है कि पहाड़ में हम खेती, बागवानी, इन सब को कैसे दोबारा से स्थापित करें, क्योंकि लोगों ने अपने खेतों को छोड़ा और उसके कई कारण हो सकते हैं। लेकिन आपको लगता है कि ये एक बड़ी चैलेंज है कि वापस लोगों को लाके अपने खेतों पे वो काम शुरू करें और अपनी आजीविका के संसाधन जुटाएं? देखिए, इसमें भी पारदर्शिता की ज़रूरत है। बहुत सी योजनाएं प्रदेश सरकार की हो या केंद्र सरकार की हो, जिसमें हमारे जो बागवान के क्षेत्र में काम करने वाले लोग हैं, या कृषि के क्षेत्र में काम करने वाले लोग हैं, या जो नया कुछ उद्योग धंधे लगाने के लिए प्रयास कर रहे हैं, या वो लोग हैं, इसमें जो योजनाएं केंद्र सरकार और राज्य सरकार की है, उसमें पारदर्शिता की ज़रूरत है। अगर किसी व्यक्ति को पूरे पारदर्शिता के साथ इन चीज़ों का लाभ मिल जाता है तो वो सर्वाइव कर जाएगा। मेहनत उसके हाथों में है, और मेहनत वो कर इसलिए जाएगा कि उसने पहाड़ को जिया है, उसने पहाड़ को समझा है। पर होता क्या है कि वो योजनाओं का लाभ किसी पार्टी के, संगठन के पदाधिकारी को ही मिलता है, सब्सिडी खा लेते हैं, बाकी पैसा हजम कर जाते हैं। मतलब कहने का मतलब ये है कि जो उचित माध्यम है वो ऐसा माध्यम हो कि जो ज़रूरतमंद है या जो लाभ लेकर प्रदेश को फ़ायदा देने वाला व्यक्ति है, उसको वो चीज़ें मिलनी तो चाहिए। आप कह रहे हैं योजनाओं को पारदर्शी ढंग से बिल्कुल, लागू किया जाए बिल्कुल करनी और जो चाहिए। ज़रूरतमंद है उसको उसका फ़ायदा मिलना मिलना चाहिए। अब थोड़ा राजनीति की बात कर लेते हैं कि ये तो तय है ना कि आप कोई प्री पोल अलायंस नहीं करेंगे, मतलब उत्तराखंड स्वाभिमानी मोर्चा कोई प्री पोल अलायंस नहीं करेगा किसी भी राजनीतिक दल के बिल्कुल, साथ। ये तय है, इसमें कोई कन्फ्यूज़न नहीं है। इसमें कोई कन्फ्यूजन नहीं है। हाँ, कांग्रेस भाजपा से हटकर अगर क्षेत्रीय संगठन, क्षेत्रीय राजनीतिक दल कोई इस तरीके से सामने आता है कि भाई उत्तराखंड की पीड़ा उनके अंदर है, या उत्तराखंडियत को वो समझ रहे हैं, या उत्तराखंड को लेकर उनकी अच्छी नीयत है, तो उनके साथ बैठकर वार्ता की जा सकती है, उनके साथ रूपरेखा तैयार की जा सकती है। तो आप इस संगठन को मजबूत करने में अब पूरे राज्य भर में जाएंगे, ये लक्ष्य बिल्कुल क्लियर है, बिल्कुल लक्ष्य क्लियर है। सब लोग साथ मिलकर काम करेंगे। बिल्कुल सब लोग साथ मिलकर कार्य करेंगे। और हो सकता है जब हमने इस मोर्चे का जब गठन हुआ और जब हमने प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से पूरे प्रदेश को ये बताया था, तो हमने एक बात बड़ी क्लियर और स्पष्ट कर दी थी। हमने ये बात इसलिए क्लियर और स्पष्ट करी कि ये ऐसी चुनौतियां हैं, यहाँ पर लालच भी मिलेगा, लोभ भी मिलेगा, दबाव प्रेशर भी आएगा, और तमाम प्रकार के षड्यंत्र भी होंगे। पर हमने अपने प्रेस कॉन्फ्रेंस में एक बात स्पष्ट रूप से कही है कि हो सकता है कि इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में बैठे हुए सभी लोग कल के दिन किसी दबाव में आकर, किसी षड्यंत्र का शिकार होकर, किसी लालच में आकर वो इस संगठन को छोड़ दें, मोर्चे को छोड़ दें। परंतु बॉबी पंवार और बॉबी पंवार के सोच जैसे व्यक्ति इस संगठन को निरंतर आगे बढ़ाएंगे, और जितना प्रयास इस उत्तराखंड के लिए हो सकेगा
वो हम पूरा करेंगे। तो ऐसा आपने पहले दिन कहा तो आपको शक था क्या किसी पे कि भाई जितने मेरे साथ जुड़े हैं? वर्तमान समय में देश और प्रदेश में भाजपा जैसी पार्टी शासन कर रही है, सत्ता में है, और उनके षड्यंत्रों से, उनकी कुचालों से हम बिल्कुल परिचित है। परिचित हैं। हमने बहुत सी चीज़ें झेली है। हमने वो चीज़ें भी झेली है कि जब बहुत से ऐसे दबाव इनके द्वारा दिए गए कि जहाँ पर इंसान के मन में केवल 2 ऑप्शन आते हैं, मरूं या जीऊं। इस सिचुएशन तक इन लोगों ने हमको लाया है, पर हमने वो प्रेशर झेला है, और अगर झेला है तो अब इस प्रदेश के लिए ही कुछ कर गुजरने के लिए झेला है। तो आप मुझे बताइए, आपकी मदर ने कभी नहीं कहा कि इतनी इतनी सरदर्दी क्यों ले रहे हो जीवन में, कुछ नौकरी वोकरी कर लो, अपना जीवन चलाओ? देखिए, पहले तो माताजी ने कहा, परिवार वालों ने कहा, रिश्तेदारों ने कहा, यार दोस्तों ने कहा कि किस झंझट में पड़े हो, बहुत सारी चीज़ें हैं। क्योंकि जब नकल माफियाओं से टकराना और कुछ भ्रष्ट अधिकारियों से टकराना, कुछ रसूखदारों से टकराना, सीधे नेताओं से टकराना, ये बात ना परिवार को, ना माताजी को, ना यार दोस्तों को, रिश्तेदारों को रास नहीं आ रही थी। पर हमने जब कह दिया कि अब जन्म अगर ले लिया है और ईश्वर ने हमें अगर इस रास्ते पर लगाया है, तो मुझे तो इस रास्ते पर ही चलना पड़ेगा। ये हो सकता है कि अदृश्य शक्तियों का ये कहीं ना कहीं आदेश हो, और उस आदेश का पालन करना है। और कुछ भी चीज़ें होती है तो मैं कभी कभी जो डिसीजन होता है कुछ खुद से लेना होता है। कभी इस सिचुएशन में होते हैं कि क्या करा जाए, क्या नहीं करा जाए। तो जो ऐसी सिचुएशन होती है उसको तो मैं ईश्वर के भरोसे फिर छोड़ देता हूँ कि जो वो करवाएगा वो सही ट्रैक होगा। बट कभी ऐसी सिचुएशन आती है कि आप दो माइंड में होते हैं, और जब आप दो माइंड में होते हैं तो आप किसकी सलाह लेते हैं? जब 2 माइंड में होते हैं तो मैं कहा कि ईश्वर की मैं वो करता हूँ कि वो जैसा चाहेगा। मैं अपनी ओर से कोई इसमें डिसीजन नहीं लूँगा, और जो होता आएगा उस पे चल पड़ेंगे, और वही होता आया है, वही करते आए हैं जहाँ पर ऐसी सिचुएशन होती तो आपसे मैंने कहा आप प्री पोल अलायंस नहीं करेंगे, तो मैं ये भी मानूं कि आप पोस्ट पोल अलायंस भी नहीं करेंगे। इन केस उत्तराखंड स्वाभिमान मोर्चा या बॉबी पवार के सहयोगियों के साथ कुछ सीट आपकी आती है और सरकार बनने पे आपकी ज़रूरत पड़ती है, तो आप पोस्ट पोल अलायंस कांग्रेस और बीजेपी के साथ बिल्कुल नहीं करें? है। देखिए, बिल्कुल नहीं करेंगे, और नियत देखी जाएगी। आप कह रहे हैं बिल्कुल नहीं करेंगे, मैं लेकिन मैं नियत भी कह रहा हूँ देखेंगे कि नियत आप नहीं कैश नहीं 22 आप पोजीशन में बात हैं। बात पूरी होने दो। बिल्कुल नहीं करेंगे, नियत देखी जाएगी। जो हमारा चार्ट प्लान होगा या जो हमारा एजेंडा होगा, अगर वास्तव में स्टैम्प पेपर पर लिख के वो चीज़ें हो जाए तो कर सकते हैं, नहीं तो विपक्ष में बैठना ही पसंद करेंगे। और विपक्ष के रूप में 25 वर्षों से जो विपक्ष इस प्रदेश को नहीं दिखा, वो विपक्ष इस प्रदेश को देखने को मिलेगा। नहीं, तो आप कह रहे हैं कि अगर एक जिसको हम बोलते हैं एक मिनिमम अंडरस्टैंडिंग जी, बन जी। जाए, है ना, कि एक कॉमन गोल आपका बन जाए कि साहब इन इश्यूज़ पे हमारी ये सोच है, और अगर आपकी उन सोच को कोई कहेगा ठीक है हम इसको अलाउ करने के लिए तैयार हैं, तो आप पोस्ट पोल अलायंस कर लें? नहीं, अलाउ करने के लिए जिस प्रकार से 25 वर्षों से ठगे आ रहे हैं उस प्रकार से तो नहीं। हाँ, अगर संवैधानिक भाषा में या कानूनी तरीके से मैं उसे देखूं, अगर स्टैम्प पेपर पर लिख के हो जाएगा कि सशक्त भू कानून हो, रोजगार का जो यहाँ के लोगों का अधिकार हो, शिक्षा और स्वास्थ्य की बेहतर स्थिति हो, पर जो भ्रष्टाचार है सबसे बड़ा मुद्दा, उस भ्रष्टाचार में सारी चीज़ें हो, पर मुझे नहीं लगता कि कांग्रेस और भाजपा इस पे कर पाएगी। इसलिए साफ तौर पर यह है कि इस उत्तराखंड को जो 25 वर्षों से विपक्ष नहीं मिला, अगर ऐसा होता है वो विपक्ष जरूर देखने को मिलेगा। तो आप कह रहे हैं आपने अपने मोर्चे को फ्लेक्सिबल रखा है कि अगर एक कॉमन मिनिमम प्रोग्राम किसी पार्टी के साथ पोस्ट पोल अलायंस, इन केस सिचुएशन ऐसी आती है, आपके पास कुछ सहयोगी हैं, सरकार बनाने के लिए उनकी ज़रूरत है, तो आप पोस्ट पोल अलायंस कर सकते हैं, बशर्ते वो स्टाम्प पेपर में आपके मुद्दों को लिख के दे दे। वो तो होना ही है। बट उसकी तो कोई गारंटी होती नहीं है ना। नहीं नहीं, ऐसा नहीं है। अब मान लीजिए उन्होंने बोला 2.5 साल 3 साल, आपको अगर उन्होंने कहा गारंटी करते रहे नहीं होती करते रहे। है तो ऐसा तो नहीं है कि हमने समर्थन दे दिया तो हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं है पीछे आने का। जिस दिन मुद्दों पे बात नहीं होगी अपने आप को बैक कर लेंगे, हम बोलेंगे चलाओ तुम सरकार, हम भाई विपक्ष में यही तो बैठेंगे। यूकेडी ने भी किया था। नहीं नहीं तो यूकेडी और आप में क्या अंतर है? नहीं नहीं, यूकेडी ने ये नहीं किया था। यूकेडी ने ये किया था कि अपने आप जो केंद्रीय अध्यक्ष है वो बीजेपी के ही सिंबल पे लड़ गए। वो तो गलत है ना, वो गलत है। सरकार चलाना एक अलग बात है, और यूकेडी ने और एक बड़ी गलती की। यूकेडी ने अपनी शर्तों पर सरकार चलाने के लिए कोई योजना नहीं बनाई और कोई शर्त नहीं रखी, ये बड़ी गलती है। उसके बाद दूसरी बार वो सिंबल पे लड़ जाना नेशनल पार्टी के, वो बहुत बड़ी गलती है। तो वो सारी चीज़ें जो आज विश्वसनीयता खोई है यूकेडी ने, वो सारी चीज़ें देखी जाती है। बट बॉबी भाई, आप जब बाहर से राजनीति करते हैं ना,
तो एलिगेशन लगाना तो हमारे और आपके लिए बड़ा आसान है। अब मान लीजिए आप आ गए, मैं आपके लिए एक सिचुएशन रख रहा हूँ। अब आपने देखा कि स्टेट के जो फाइनेंसेस हैं ये तो बड़े चैलेंजिंग हैं साहब, मेरे को तो अपने कर्मचारियों को तनख्वाह भी देनी है, तो मैं कैसे करूँगा? तो अगर मुझे आगे बढ़ना है तो मुझे निवेश लाना है, तो फिर आप कैश 22 पोजीशन में आ जाएंगे। तो तब आप कैसा भू कानून लाएंगे? आप भी ये सोचेंगे कि यार मुझे निवेश को भी बैलेंस करना है, मुझे लोगों की भावनाओं को भी बैलेंस करना है, तो तब आप क्या करेंगे? आपके सामने सिचुएशन आ जाए। नहीं, ऐसा नहीं है कि निवेश जो करेगा अगर वो सही नियत के साथ निवेश कर रहा है तो ठीक है, वेल एंड अरे सर, नियत क्या होती है? उसको तो पहले लैंड चाहिएगी ना। नहीं नहीं, लैंड चाहिए होगी तो वो शर्तें हैं ना। अगर उस उद्देश्य के साथ वो चीज़ें पूरी नहीं होंगी सरकार के पास, देखिए उसने अगर कई करोड़ों की मैं कह दूं कि ज़मीनें ले ली और अगर उद्देश्य पूरा नहीं हुआ तो ठीक है, सरकार का क्या नुकसान है? वो एक्वायर कर ली और सरकार के उसमें दे दी, उसमें तो कोई सरकार का नुकसान हो नहीं रहा है, सरकार का राजस्व तो आ ही रहा है। मैं वही कह रहा हूँ कि हमारा जो विज़न होगा वो साफ तौर पर सही नियत के साथ इस प्रदेश का संचालन होगा और वो क्या होगा, वो इस प्रदेश को भी दिखेगा, हमको भी दिखेगा, आपको भी दिखेगा। क्योंकि यहाँ जो परिपाटी शुरू हुई है वो परिपाटी केवल निवेशकों को लेकर नहीं है, बहुत सी चीज़ें हैं। हम जब अपने लोगों के हाथ में यहाँ के संसाधनों की जो पावर देंगे तो निश्चित तौर पर अपना व्यक्ति इसी प्रदेश के लिए सोचेगा, अपना व्यक्ति इसी प्रदेश के लिए करेगा। बहुत सी चीज़ें ऐसी है जो सरकार को करनी चाहिए। आप परिसंपत्तियों का बंटवारे में क्यों उसमें वो नहीं कर पा रहे हैं? टिहरी डैम में मैं जब आंकड़े पढ़े, मैं तो हवाई में पहले उस बात को बोलता था, पर जब मैंने आंकड़े निकाले और वो रिपोर्टें देखी, ये पूरे उत्तराखंड के लोगों को ये बात सुननी चाहिए। उसमें दिया गया है कि टिहरी डैम से वहाँ के क्षेत्रवासी पीने के लिए पानी नहीं ले सकते हैं। उसमें दिया गया कि कितने प्रतिशत का हिस्सा है, 0%। वहाँ लिखा गया है कि आप सिंचाई के लिए कितने प्रतिशत वहाँ से ले सकते हैं, वहाँ लिखा हुआ है 0%। तो ये सारी चीज़ें कहाँ हैं, किसके हाथ में है? और अगर राज्य अलग होने के बाद टिहरी डैम हमारे हिस्से में आया है तो उसका अधिकार किस पे होना चाहिए? उत्तराखंड पे होना चाहिए। और अगर ये होता है तो आप कह रहे हैं कि तनख्वाह कैसी दोगे, क्या होगा? तो ऑटोमेटिक वो मॉडल सेट हो जाएगा। और ऐसा टिहरी डैम नहीं, बहुत से डैम हैं, बहुत सी परिसंपत्तियाँ, चाहे हरिद्वार वाली बात हो, बहुत सी चीज़ें हैं, करने के लिए बहुत है, पर करने वाला व्यक्ति स्वतंत्र होना चाहिए। आप कह रहे हैं, आप कैसे करेंगे जब आप आज भाजपा की सरकार उत्तराखंड में है, भाजपा की सरकार यूपी में है और भाजपा की सरकार केंद्र में है? जब वो नहीं कर रहे हैं तो एक दूसरा राजनीतिक मोर्चा कैसे कर लेगा? उनकी नीयत साफ नहीं है। इसकी कानूनी लड़ाई लड़नी पड़ेगी, न्यायिक लड़ाई लड़नी पड़ेगी, उसके लिए तैयार होना पड़ेगा ना। सरकार, आप बताइए उत्तराखंड सरकार कब गई? आप सुप्रीम कोर्ट जाइए, आप उस पर डिसीजन लाइए। भाई, दो भाइयों का बंटवारा हुआ है। ऐसा तो नहीं है कि जब यूपी और उत्तराखंड एक था तब केवल टिहरी डैम ही बना। यूपी वाले पार्ट में जो यूपी में चला गया उसमें भी कई परियोजनाएं बनी होंगी, उसमें भी कई चीज़ें हुई होंगी। तो अगर ऐसा है तो दो नियम क्यों लागू हो रहे हैं? तो उन परियोजनाओं पर भी उत्तराखंड का अधिकार हो, उन संसाधनों पर भी उत्तराखंड का अधिकार हो। पर जब दो भाइयों का बंटवारा हो जाता है उसके बाद तो जिसको जो कमरा मिला, जिसको जो मकान मिला, उसको तो हिस्से मिल जाते हैं। टिहरी डैम जो था उसमें उत्तराखंड के साथ भेदभाव हो। टिहरी डैम और टिहरी डैम के साथ साथ ऐसी बहुत सी परियोजनाएं, परिसंपत्तियां हैं जो उस दौरान बनी हैं और अब उत्तराखंड में की सीमाओं के भीतर है, परंतु उसका राजस्व उत्तर प्रदेश को सीधा सीधा जा रहा है। तो आप कह रहे हैं इस पे आप कानूनी लड़ाई लड़ने को बिल्कुल तैयार हैं। लड़ेंगे। फिर आपने कहा कि साहब नेता अपने बच्चों को प्राइवेट स्कूल में पढ़ा रहे और सरकारी स्कूल बंद हो रहे हैं, तो आपने अपने मोर्चा के लोगों के लिए भी क्राइटेरिया फिक्स कर दिया होगा, भाई अगर लोगों को कॉन्फिडेंस दिलाना है तो अपने बच्चों को सरकारी स्कूल में पढ़ाओ। भाई शुरुआत तो कहीं ना कहीं तो करनी पड़ेगी। शुरुआत तो ऐसा है कि आधे एक साल में मेरी भी शादी हो जाएगी और बच्चे मैं होंगे। आने वाला था। और इसकी शुरुआत अपने आप में अपने बच्चे से करूंगा कि एक सरकारी स्कूल में उसको पढ़ाया जाए, क्योंकि हमने खुद भी बचपन से लेकर सरकारी स्कूलों से पढ़ा है। और ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि सरकारी स्कूल में पढ़ने वाला व्यक्ति जो कामयाब नहीं होता या योग्यतावान नहीं होता, क्षमतावान नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। वो एक माइंडसेट किया गया है, भेड़ चाल एक चली गई है, उसको वास्तव में अगर आपने ये बिल्कुल सही किया कि अपने आप पे लागू करनी पड़ेगी। क्योंकि गांधी जी कहते थे आप किसी पे अंगुली दिखा रहे हो तो ये 3 अंगुलियां अपनी तरफ भी है, मतलब एक गलती उसकी है तो 3 तुम्हारी है। ये मैं आज इस आपके पॉडकास्ट के माध्यम से बताने जा रहा हूँ कि आधे एक साल में मेरी भी शादी होनी है और हमारा जो बच्चा होगा वो सरकारी स्कूल से उसकी शुरुआत होगी।
आज मैडम डांटने वाली है आपको कि तुमने मुझसे बिना पूछे इतना बड़ा डिसीजन नहीं कैसे ले नहीं लिया। ऐसा है वो तो कही कि आपने यहीं से अभी से अपने बल से आपने डिसीजन लेने शुरू कर दिए। होता है समाज। आपने कभी उनके साथ डिस्कस किया कि यार मैं मेरे मन में विचार है कि अगर हमारा कल के दिन फ्यूचर में जो भी बच्चा होगा उसे मैं उत्तराखंड के सरकारी स्कूल में पढ़ाऊंगा? देखिए आपने डिस्कस किया? वैसे मैं पूछ रहा बहुत हूँ। सी चीज़ें होती है और बहुत सी चीज़ों पे मैं हमेशा डिस्कस करते रहता हूँ। वो उनके साथ की बात हो, परिवार वालों के साथ की बात हो या समाज में और लोग उनके साथ की बात हो, हम हमेशा कहते हैं कि कोई चीज़ लागू करनी है तो अपने आप पे करो। लेकिन आज थोड़ा आपको थोड़ा घबराहट हो रही, नहीं बोल नहीं तो नहीं दिया ऐसा मैंने ऐसा कि बिल्कुल नहीं, मैडम थोड़ी देर में ऐसा बिल्कुल पॉडकास्ट देखने के बाद मुझे फोन ना करे, तुमने मुझसे तो जिक्र भी नहीं किया। ऐसा बिल्कुल नहीं है, परंतु वास्तविकता है। गांधी जी अगर इतना बड़ा विचार पूरे देश और विदेश में बना है तो वो तब बना है, वो पहले अपने आप पे लागू कर देते। एक बार की घटना है, मैंने पढ़ा है उस चीज़ को। एक महिला उनके पास आई कि मेरा बेटा बहुत गुड़ खाता है और आप इनसे कहिए कि गुड़ ना खाइए और इसे गुड़ छुड़वा दीजिए। गांधी जी कह रहे मैं अपने आप गुड़ खाता हूँ, मैं कैसे कह सकता हूँ। उन्होंने कहा कि आप महीने भर बाद मेरे पास आना, और महीने भर उन्होंने कोशिश की कि अपना जो गुड़ वो खाते थे वो छोड़ दिया, और उसके बाद उस बच्चे को वो दिशा दे पाए या उन्हें तो ये सारी चीज़ें अपने आप पे लागू होनी चाहिए और हम करेंगे। बट बॉबी भाई, जब आप सरकार में नहीं होते ना, तो ये जो सिद्धांत वाली बात है ना, ये कहने में बड़ा आनंद आता है। तो मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ, क्योंकि मैं बहुत बिल्कुल, क्लोजली उसको बिल्कुल, कवर किया। आपने आम आदमी पार्टी, आम आदमी पार्टी को मैंने बहुत क्लोजली कवर किया, और ऐसा लगता था कि वो भारत की राजनीति को बदलने के लिए आए हैं। मैं ये तो नहीं जानता, ये तो राजनीतिक लड़ाइयाँ हैं, इसमें कौन सही कौन है गलत है, लेकिन उन्होंने जो जो अपने लिए क्राइटेरिया फिक्स किए हुए थे कि साहब हम ये नहीं करेंगे, हम ये नहीं करेंगे, उन्होंने वो सब किया और वो एक्सपोज भी हुए, और यही कारण है कि उन्हें जनता का समर्थन तो नहीं मिल उसका पाया। नतीजा क्या क्यों? हुआ? क्योंकि जब आप विपक्ष में रहते तो बड़े आनंद के साथ आप कुछ भी कह सकते हैं, बोलने में क्या खर्चा आ रहा है। नतीजा ये हुआ कि जिस केजरीवाल को चौथी बार दिल्ली की सत्ता पर बैठना था, उस केजरीवाल को सत्ता तो गई पर अपनी विधायकी भी गई। तो ये जनता है, और इस संविधान में सबसे ताकतवर अगर कोई है तो जनता है। तो अगर कुछ ऐसा होगा तो निश्चित तौर पर जनता को पूरा अधिकार है और वो करे। तो ये भविष्य में, ये तो भविष्य की बातें देखी जाएंगी, क्या होगा क्या नहीं होगा। पर मैं विश्वास ये दिला सकता हूँ कि जिस सादगी के साथ और जिस ईमानदारी और निष्ठा के साथ आज हम प्रयास कर रहे हैं लंबे समय से, ये आपको जब तक दिखेगा तब तक आप बॉबी पवार के सपोर्टर रहिए, तब तक आप बॉबी पवार पर विश्वास जताइए। जिस दिन ये लगने लग जाएगा कि वास्तव में बॉबी पवार चेंज हुए हैं, तो मुझे कोई वो नहीं है उसमें, आप बिल्कुल सिरे से नकार दीजिए और अपने जो आपको लगता है उन लोगों पर विश्वास जताइए। तो बॉबी भाई, मान लीजिए अगर जो मोर्चे को लेकर आप सोच रहे हैं कि हम एक माहौल क्रिएट करेंगे, हम 2027 में एक विकल्प बनेंगे, हम कुछ सीटें जीत के लाएंगे और हमारी एक स्थिति मजबूत होगी। मान लीजिए, अगर मैं आपके सामने, मैं आपको डिमोरलाइज नहीं कर रहा, बट एक सिचुएशन रख रहा हूँ, ऐसा माहौल आपको नहीं दिखता और बीजेपी और कांग्रेस की सेंट्रल लीडरशिप आपको अप्रोच करती है कि आप एक अच्छे युवा हैं, आप एक अच्छे राजनेता बन सकते हैं, हम आपका वेलकम करने के लिए तैयार हैं, तो आप ये कह रहे हैं कि मैं चिटकनी लगा चुका हूँ, उसे किसी भी कीमत में नहीं खोलूँगा। मैंने इस बात को आपको पहले ही कह दिया है कि बीजेपी कांग्रेस नो, और अगर इस फॉर्मूले पे या इस दिशा में काम करना होता तो आज भी वो रास्ते सारे खुले हैं और आज भी उसका लाभ लिया जा सकता है और बड़े अच्छे तरीके से लिया जा सकता है। और मैंने एक बात और आपको कही है कि अगर बॉबी पवार ये करने में कामयाब नहीं हुआ, परंतु हम अंत समय तक इस काम को करेंगे। हो सकता है कि ये पेड़ हम लगा रहे हैं, हमें इसको फल के खाने का अवसर ना मिले, पर हमारे पीछे जो इन पद चिन्हों पे चलेंगे या जो इस दिशा में चलेंगे, निश्चित तौर पर उन्हें मिलेगा, और ये सच्चाई है, उन्हें मिलेगा। तो मेरा कोई ऐसा लोभ नहीं है कि हमें व्यक्तिगत तौर पर उस चीज़ का फ़ायदा हो, परंतु हाँ, इस प्रदेश को फ़ायदा होना चाहिए। वो फ़ायदा 5 साल बाद हो, 10 साल बाद हो, 20 साल बाद हो, पर फ़ायदा होगा। तो उत्तराखंड की राजनीति में ना, अगर आप 2022 का इलेक्शन देखें, महिलाएं गेम चेंजर के रूप में आई है ना, तो आप लोगों की क्या रणनीति है, खासकर यूथ को लेकर, महिलाओं को लेकर?
आपका मोर्चा क्या सोचते जा रहा है, कैसे आप लोगों को कन्विंस करेंगे कि साहब हम आपके लिए सबसे बेहतर विकल्प हैं, या हम जो सपना देख रहे हैं उस उत्तराखंड के लिए वो आपके लिए सबसे बेहतर है, हम स्कूल ठीक करेंगे, हम अस्पताल ठीक करेंगे, हम निवेश लाएंगे, हम रोजगार देंगे। देखिए, आज के सिचुएशन में या 2022 की बात की, उससे पहले की भी आपने बात की यार, जो अब आप बात करोगे, अगर इन दलों की बात की जाए तो इसमें लगभग 90% वो महिलाएं चुनकर आ रही हैं या प्रतिनिधित्व कर रही हैं, जिनका एक इतिहास ऐसा रहा है कि भाई परिवारवाद कहें या वो सारी चीज़ें कहीं, वो आ रही है। और हम जरूर ये कहते हैं कि इस परिपाटी को छोड़कर नई जो महिलाएं मातृशक्ति जो हमारी है, जिनके अंदर योग्यता है, क्षमता है, उन लोगों को आगे लाने के लिए हम पूरा प्रयास करेंगे। और इसके लिए महिला मोर्चा का गठन भी पूरे प्रदेश, जिलों में, ब्लॉकों में, विधानसभा वाइज भी हम करेंगे। और मैं तो कहता हूँ कि एक सबसे बड़ा अच्छा मुद्दा ये था कि केंद्र सरकार ने संसद के अंदर उन्होंने लाया कि आप महिलाओं के लिए जो आरक्षण देने वाले हैं, हम तो कह रहे हैं 33% रिजर्वेशन। बिल्कुल, हम तो कह रहे हैं बट 2034 से लागू होगा, कानून तो पारित हो गया। देखो, हम तो कहते हैं कि इतनी लेट क्यों हो रही है, आप करिए। आपके पास पूरे सर्वे हैं कि देश में कितनी महिलाएं हैं, किस विधानसभा में, किस लोकसभा में कितनी महिलाएं। हम तो कहते हैं आप लागू करिए, क्योंकि वो तब 34 में उसे लागू करेंगे कि जब तक वो अपने खांचों को फिट कर लेंगे। हम कह रहे हैं तत्काल लागू करिए, फिर देखिए कि कैसी नई मातृशक्ति निकल कर आती है, कैसी वो मातृशक्ति तो आप अपने मोर्चे पे लागू कर दीजिएगा ना 33% की, भाई हम अपने संगठन में 33% महिलाओं को रखेंगे। बिल्कुल, हम सीट्स जो हम टिकट देंगे उसमें 33% महिलाओं को रखेंगे। आप अपने एक मॉडल अप्लाई कर दीजिए। हमारा तो मातृशक्ति और यूथ पे ही ज़्यादा फोकस रहेगा, और यूथ और मातृशक्ति को मिलकर लड़ाएंगे, जितनी सीटों पर भी लड़ाएंगे। मतलब अभी 70 आपने टारगेट नहीं किया? नहीं, अभी मैंने यही बात कही है कि जितने सीटों पर भी लड़ेंगे, चुनाव के तरीके से लड़ेंगे और निर्णायक भूमिका उसकी होगी। वैसे तो ये पर्सनल सवाल है, बट आपने ना सरप्राइजिंगली एक दिन पोस्ट डाला कि भाई आई एम एंगेज्ड करके। ये लव मैरिज थी या अरेंज मैरिज थी? अरे देखिए, ये लव मैरिज थी, और हमारे यहाँ क्या है कि हमारे यहाँ कल्चर दूसरा है, वही संस्कृति दूसरी है। जब ये हुआ तो मैं भी वहाँ नहीं था, और हमारी जो मंगेतर है वो भी वहाँ नहीं थी। हमारे यहाँ बहुत ये संस्कृति है, ये हमारे जो दादाजी हैं वो उनके वहाँ घर गए, दादाजी के साथ 2 और लोग गए, और वहाँ पर एक चांदी का जो सिक्का होता है उसको वो करके, और जो मतलब एक पंजीकरण में हम उसे कहेंगे, एक पंजीकरण हो गया है। हमारे यहाँ कोई वैसी सगाई वगैरह की कोई प्रथा नहीं थी, वो वहाँ पर करके आए। मैं भी कहीं बाहर था, वो भी कहीं बाहर था। तो बॉबी भाई ये तो बताओ यार, प्यार कैसे हुआ? अरे सर वो नहीं अब बताओ ना, इट्स वेरी इंटरेस्टिंग। अब बताना चाहिए ना, अब इसमें क्या है, अब आप पब्लिक फोरम में है, थोड़ा बताइए ना। ये बहुत दिलचस्प बात है, इसमें कोई बुरा बात थोड़ा है। आप अपनी जीवन संगनी अगर आप जिसको पसंद करते हैं वो आपकी लाइफ पार्टनर बने, उससे बड़ा कुछ है नहीं। थोड़ा बताइए ना। जब विचार मिलते हैं, नहीं आपकी मुलाकात कैसे? मैं उस पे आ रहा हूँ। जब मुलाकात तो बचपन से ही मतलब मुलाकातें थी, परंतु जब भविष्य में जब हम भी थोड़ा 20-21 साल के हुए, तो जब वो सारे विचार मिले तो निश्चित तौर पर फैसला लिया गया कि भाई अब ठीक है, एक बंधन में। नहीं तो इनिशिएट किसने किया? हमने किया। आपने किया? हाँ। क्या बोला आपने? अरे सर अरे बताओ ना बॉबी भाई। जीवन की ये एक पार्ट ये भी है, और जीवन में ये भी बड़ा ज़रूरी है। तो जब हम किसी से भी इस तरह से बंधन में बंधेंगे तो कोई ना कोई ऐसा व्यक्ति हो कि जिससे विचार मिलते हो, जो हमें समझता हो या जिन्हें हम समझते हैं। तो वो सारी चीज़ें जब हमने कही तो उनके द्वारा स्वीकार किया गया। तो आपकी मैडम क्या करती हैं? और वो गवर्नमेंट एम्प्लॉय है। तो हर नेता गवर्नमेंट एम्प्लॉय क्यों ढूंढता है? नहीं, ऐसा नहीं है। सिक्योरिटी के लिए कि चलो हम राजनीति कर ले, घर चल जाएगा। गवर्नमेंट एम्प्लॉय तो 1 साल से है। अच्छा। तो जब लंबा 6-7 वर्षों का जो वो है, तो मुझे नहीं लगता कि तब तो इंटर करके आए थे और तैयारी में जुटे थे। अच्छा, मतलब बहुत लंबा, मतलब 7-8 साल से आप एक दूसरे को जानते हैं। ऐसा नहीं है कि कोई ऐसा फोकस था कि कोई गवर्नमेंट एम्प्लॉय हो। ठीक है, ईश्वर ने हमारे द्वारा जो कर्म किए जा रहे हैं उसका कुछ फल दिया है, तो ठीक है, वो सारी तो चीजें वो चाहती हैं कि आप पॉलिटिक्स पे आए करके? नहीं, देखिए पहले तो बिल्कुल भी नहीं चाहती थी, और बहुत सी चीज़ें थी, बहुत मना हुआ, और यहाँ तक नौबत आई कि अगर पॉलिटिक्स में जाना है तो हमारे विचार नहीं मिलेंगे और हम वो करेंगे। हमने कहा कि पॉलिटिक्स में मैं अपने लिए नहीं जा रहा हूँ। अब जब इस प्रकार की स्थिति प्रदेश में है तो मैं प्रदेश के लिए जा रहा हूँ, और देखिए इससे बिल्कुल भी समझौता नहीं होगा। आपको अगर ऐसा लगता है
कि हम किसी का पॉलिटिक्स में जाने से किसी का गलत कर रहे हैं, किसी का अहित हो रहा है, तो आप निसंकोच होकर आप जा सकते हैं। हमारी अपनी लाइफ है, आपकी अपनी है, तो ठीक है, ऊपर वाले ने जैसा बंधन जोड़ा तो है, जब जोड़ा उन्होंने है। देखा कि आपने 1,68,000 वोट, तो उनको भी लगा होगा नहीं भाई ये तो खासा पॉपुलर है देखिए, भाई, लोकसभा में निर्दलीय 1,68,000 वोट लाना। उन्हें वो भी लगा, अच्छा लगा, परंतु जब अभी हाल में ही मैंने बेरोजगार संघ से इस्तीफा दिया तो उन्हें बहुत बुरा लगा, क्योंकि उन्होंने वो संघर्ष देखा था, वो लोग भी उस दौरान तैयारी करने वाले छात्र थे, उनके साथ जिस प्रकार की चीज़ें हो रही थी, तो वो बखूबी उस चीज़ को समझते थे कि भाई ये सारी चीज़ें हुई है और इतना संघर्ष किया है, इतना वो दिया है, और आज जो पद छोड़ा है उसके लिए उनका मन बड़ा दुखी था, और उन्होंने इस बात का शाम को जिक्र किया, और मैंने बताया नहीं था कि मैं छोड़ रहा हूँ। मैंने दिन में प्रेस कॉन्फ्रेंस करके और वो सारी चीज़ें करी, फिर शाम को जब आए कि अचानक से, तो बड़ा तो होता है ये तो चीज़ें। आपने वाइफ से डिस्कस कर लेना था, उन्होंने बता देना था अपने फ्यूचर प्लान के बारे में। बहुत सारी चीज़ें होती है कि जो अभी आपने ये भी डिस्कस नहीं किया, लेकिन आपने आगे खुलासा कर दिया कि हम अपने बच्चे को सरकारी स्कूल में ऐसी पढ़ाएंगे। चीज़ों के लिए तो मैं निरंतर, चाहे किसी से भी हो, परिवार से हो, रिश्तेदारों से, समाज में अच्छे व्यक्ति जो, उनसे निरंतर डिस्कस करते रहता हूँ कि कैसे सुधरेगा, और जब हम शुरुआत करेंगे तब सुधरेगा। तो आप शादी तो 2027 से पहले कर लेंगे? देखो, कोशिश तो है कि 26 के मिडिल में या करेंगे, तो अब देखो। एक सीरियस क्वेश्चन डीलिमिटेशन को लेके है बॉबी भाई, बिकॉज जो अब डीलिमिटेशन होने जा रहा है उसमें सारे लोग इस बात की चिंता कर रहे हैं, क्योंकि वो पॉपुलेशन के आधार पे होता है। पहाड़ से पॉपुलेशन जो है नीचे की तरफ आ रही है, तो हमारी जो पहाड़ की सीटें पहली 6 कम हो चुकी हैं, अगर आप 2000 से उसका 2007 के कंपैरिजन में देखें तो वो और कम हो जाएगी, तो फिर हमारा पहाड़ का प्रतिनिधित्व कमज़ोर हो जाएगा। तो आपकी क्या सोचना है कि हमें क्या रास्ता आजमाना चाहिए? कई लोग कह रहे हैं कि साहब आप अपना वोट अपने गांव में बनाइए, आप वहाँ अपना नाम लिखाइए, ताकि आपका वोट वहाँ रहे, तो कम से कम ये तो रहे कि आबादी के लिहाज से आपकी सीट बचे रहे। तो ये भी एक रास्ता है, और दूसरा एक रास्ता है कि जब हमारा युवा, जिसने पहाड़ को जिया है, जिसने पहाड़ को बचपन से समझा है, तो उसको मैं कहना चाहूँगा कि वो पहाड़ में कुछ भी कर सकता है। अगर वो किसी शहर में जाकर या अदर स्टेट में जाकर या विदेश जाकर वो 10 से 20,000, 25,000, 30,000 की नौकरी कर रहा है, तो निश्चित तौर पर उसे रिवर्स प्लान करना चाहिए। हमारी ये देवभूमि, हमारी ये उत्तराखंड की जो भूमि है, वो उन्हें इससे ज़्यादा दे सकती है। और दूसरी बात ये है कि ये तो ऑप्शन है ही, परंतु एक और चीज़ सामने आ रही है कि जो बंजर खेत जो हुए हैं पहाड़ों में, तो उसमें भी कुछ लोग कह रहे हैं कि भविष्य में जब इसमें सर्वे होगा भूमि का, तो जो बंजर लंबे समय से खेती पड़ी हुई है उनको गवर्नमेंट में समाहित किया जाएगा। तो ये एक बड़ा चैलेंज है कि आप अपने भूमि को कैसे बचा सकते हैं। इसी डर से सही, परंतु आप पहाड़ आइए, पहाड़ को जिए और पहाड़ को समझिए। ये पहाड़ भविष्य में, क्योंकि मैंने एक कहा कि एजुकेशन हब के रूप में देहरादून विकसित होगा, परंतु अगर कभी मौका मिलेगा हमें या हमारे सोच वाले व्यक्तियों को, तो इस उत्तराखंड को आध्यात्म की राजधानी घोषित करने के लिए इस पूरे देवभूमि को हमारा प्रयास रहेगा। और जिस दिन ये हो गया, आज मैं उत्तराखंड की बात नहीं कर रहा हूँ, देश की बात नहीं कर रहा हूँ, पूरे विदेश से भी कई लोग या अधिकतर लोग आज सुकून चाहते हैं, शांति चाहते हैं, और उसके लिए इस उत्तराखंड को हमने तैयार कर दिया। तो आपको वो ज़रूरी नहीं है कि आप दुबई में जाकर काम कर रहे हैं या कर रहे हैं, या बहुत सारी चीज़ें हो सकती, कई लोगों की मजबूरी हो, पर जिनको लगता है कि वो गांव में कर सकते हैं या गांव में थोड़ा ठीक ठाक है, तो उनको आना चाहिए। और इसके लिए हम स्टडी भी कर रहे हैं। मैंने अभी कुछ पुराने जो रिपोर्ट है जब ये परिसीमन हुआ था, वो बुक्स भी मंगाई है, और उसके जुड़े हुए कुछ और तथ्य भी मंगाए हैं। उस पर स्टडी की जाएगी, क्या जनसंख्या या क्षेत्रफल के आधार पर किस तरीके से परिसीमन हो बट सकता अभी है। साउथ के जितने भी स्टेट हैं वो, बिकॉज क्या है कि उन्होंने अपनी पॉपुलेशन को कंट्रोल किया है, कंट्रोल किया तो वो कह रहे हैं कि साहब हमारी डिलिमिटेशन में हम सबकी सीटें कम हो जाएगी, बस साउथ का प्रतिनिधित्व कम हो जाएगा और नॉर्थ का प्रतिनिधित्व बढ़ जाएगा, क्योंकि उन्होंने पॉपुलेशन कंट्रोल नहीं की है। तो ये लड़ाई तो पूरे देश भर में पूरे चल रही देश भर में है है। कि साहब आप इसको इस बार क्षेत्रफल के आधार पर या कुछ और फॉर्मूला आजमाइए, लेकिन पॉपुलेशन के फॉर्मूले से हटाइए। बट अभी तक तो पॉपुलेशन के फॉर्मूले से ही हुआ है। से ही हुआ है। तो और हमारे पास अपने पास बचाने का एक ही रास्ता है, हम उत्तराखंडियों को ये समझना होगा, अगर पहाड़ के राजनीतिक प्रतिनिधित्व को बचाना है तो हमें अपना नाम वहीं दर्ज कराना होगा, अपना वोट वहीं बनाना होगा। बॉबी भाई, एक बात और आती है ना, राजनीति आजकल क्या है, पावर और पैसा हो गई, संसाधन बहुत चाहिए। एक एक इलेक्शन में मैं सोचता हूँ करोड़ों रुपए खर्च होते हैं।
तो आप लोगों को डर नहीं लगता कभी? आप सोचते नहीं है कि हम कैसे करेंगे करके? देखिए, ये वास्तविकता है कि इलेक्शन को आज इतना महंगा कर दिया है और बहुत सी चीज़ों को इतना महंगा कर दिया है। पर ये भी सच्चाई है कि हमारी जो टीम है, इस मेथड पे भी काम कर रही है कि इस उत्तराखंड को एक ऐसा मॉडल दिया जाए कि बिना पैसों के भी चुनाव लड़ा जा, बिना पैसों का मतलब शून्य नहीं, मतलब कम संसाधनों में भी चुनाव लड़ा जा सकता है और कम संसाधनों में भी यहाँ उत्तराखंड में बहुत सी चीज़ें की जा सकती है। ऐसा मॉडल भी स्थापित करने की ज़रूरत है। खुद मेरे चुनाव की अगर बात करूँ तो बिल्कुल कम संसाधनों में, सीमित संसाधनों में चुनाव लड़ा गया और अच्छा रिस्पॉन्स रहा। बट बहुत लोग तो बताते हैं कि बहुत कंट्रीब्यूशन आया बॉबी भाई के अब मैं पास। तो वही कह रहा हूँ ना, तो जो निर्वाचन आयोग या चुनाव आयोग ने जिस पर्यवेक्षक को भेजा था राजस्थान से, वो जब आए और चुनाव के बाद जब होता है कि आय जो खर्च ब्यौरा आय वाला व्यय का जो ब्यौरा देना जी, होता है। तो मैंने स्टेटमेंट निकलवाई और अक्सर लोग उसमें देते हैं कि टाइप करके देते हैं कि इतना यहाँ खर्च हुआ, ये उसके बिल लगा देते हैं। हमने फर्स्ट डे से जब खाता खुला और चुनाव बीतने के 1.5 महीने बाद तक की जो सारे स्टेटमेंट थे हमने उन्हें सौंप दिया। अच्छी बात यह है कि वो 1 महीना भी पूरा, मतलब 1 महीने का था और उसमें लगभग 55 पन्ने A4 साइज के भर गए। तो लोग तो कहेंगे कि बहुत सा वो आया है, पर अच्छी बात यह है कि उसमें 1 रुपये से लेकर तमाम 10,000, 15, 20,000 तक के वो आए थे। टोटल कंट्रीब्यूशन कितना आया था आपको? टोटल 21 लाख कुछ हज़ार, 70 या 75 हज़ार रुपये आया था और जो टोटल खर्च जो दिखाया गया या जो हुआ उसमें कागजों में, वो 23 लाख कुछ का हुआ। क्योंकि ये इसलिए भी हो सकता ज़्यादा आता, पर जब हमने QR कोड अपना जारी किया तो सरकार का सारा तंत्र या कहें जो भी कहें, जब कोई उस पर स्कैन करके पैसे डाल रहा था तो अलर्ट आ रहा था कि आप इसमें डालोगे तो खतरा हो सकता है, मतलब पूरा सिंबल भी दिखा रहा था। तो कई लोगों ने रिस्क लिया, कई लोगों ने डाला, पर बहुत से लोगों ने रिस्क नहीं लिया फिर कि अगर ऐसा क्यों हो रहा है। तो इसका अभी मतलब आपने सोचा कि आपने रणनीति सोची है कि आप कैसे ये पैसा इकट्ठा करेंगे? बिकॉज देखिए, आपको ट्रैवल करना है, आपको मीटिंग्स करनी है, आपको इधर से उधर जाना है, तो आपको पैसे तो लगेंगे। तो आपने क्या सोचा? कुछ तो आपकी पार्टी ने सोचा होगा या मोर्चे ने सोचा होगा। देखिए, जो एक मिनिमम जो फंड होता है एक जो कैंडिडेट होता है उसको खर्च करने के लिए, उसके लिए प्रयास किए जाएंगे, जुटाए जाएंगे और जिन्हें लड़ाया जाएगा वो लड़ेंगे। परंतु इसके अलावा बहुत सी चीज़ें हैं कि जनता, जहाँ पर हम पैसे नहीं मांगेंगे, पर जहाँ पर संसाधनों की ज़रूरत है, अच्छे लोग भी समाज के बीच हैं, वो लोग उसको जुटाएंगे तमाम प्रकार से। जैसे हमारे चुनाव हुआ, कम से कम कई ऑफिस हमारे खुले अलग अलग विधानसभाओं में कई, तो हमने उन्हें नहीं दिया, पर उन्होंने अपने आप ही वहाँ पे स्थानीय से सारी चीज़ें करके और उस चीज़ को संभाला है। तो ये सारा मॉडल जो हमने इसमें जो अनुभव लिए हैं वो वहाँ पर भी काम आएंगे। और जो एक नारा एक वोट एक नोट को लेकर जो उस दौरान बड़ा प्रचलन जो प्रचलित हुआ था, तो वो भी सारी चीज़ें हैं। तो निश्चित तौर पर ऐसा नहीं है कि बिना पैसों के चुनाव लड़ा जाएगा, पर सीमित संसाधनों में चुनाव कैसे लड़ा जाए, कैसे जीता जाए, उस पर हमारी टीम पूरी तरीके से काम करेगी। चलिए, बहुत अच्छा लगा बॉबी भाई आपसे बात करके, और राज्य के इश्यूज़ को लेके जो हमने बात की। हमारी बहुत शुभकामनाएं हैं आपको, और कुल मिला के हम सब यही चाहते हैं कि उत्तराखंडी होने के नाते हमारा राज्य आगे बढ़े, हमारे पहाड़ में समृद्धि आए और हमारे लोग खुशहाल हों, जहाँ भी रहें वो खुशहाल रहें। कुल मिलाकर यहाँ की जो परंपरा है, रीति रिवाज हैं, हमारी जो USP है, जो हमारी पर्यावरण है, वो हमेशा बचे रहे। बहुत धन्यवाद। और हम लोगों का भी ये प्रयास रहता है कि हम अच्छे लोगों को, जो अच्छा काम कर रहे हैं समाज में, चाहे वो किसी भी फील्ड में कर रहे हैं, उनको हम लेके आएँ, उनको हम देश दुनिया को दिखाएं कि साहब देखिए, हमारे उत्तराखंड में इतने अच्छे लोग हैं जो इतनी विपरीत परिस्थितियों में भी झंडा गाड़े हुए हैं। तो हमारा भी ये प्रयास रहता लगातार, इसको हम ज़रूर आगे बढ़ाएंगे। आप देवभूमि डायलॉग के पॉडकास्ट में आए, बहुत धन्यवाद बॉबी भाई। बहुत शुभकामनाएं आपके लिए 2027 के लिए भी, और आपके फ्यूचर जो आप शादी करने जा रहे हैं उसके लिए भी बहुत धन्यवाद। आभार बहुत बहुत। देवभूमि डायलॉग के पॉडकास्ट में हमने आज उत्तराखंड स्वाभिमान मोर्चा के अध्यक्ष बॉबी पवार को बुलाया था, जिन्होंने लंबा संघर्ष किया यहाँ के महत्वपूर्ण इशू पे, और जानने की कोशिश की थी 2027 को लेकर उनकी प्लानिंग क्या है, किन मुद्दों को लेकर वो जनता के सामने जाएंगे, और क्या वो इश्यूज़ हैं
आने वाले समय में जो उनके फोर फ्रंट पर रहेंगे, उन सब पे हमने बात की। मैं आशा करता हूं आपको ये पॉडकास्ट पसंद आया होगा। और अमूमन मैं आपसे निवेदन करता हूं, अगर आप चाहते हैं देवभूमि डायलॉग के पॉडकास्ट में किसी महानुभाव को बुलाना, तो आप हमें संदेश भेज सकते हैं। बहुत धन्यवाद हमारे इस पॉडकास्ट को देखने के लिए।